लास्ट टाइम हम लोगों ने रिफ्रेशर कर लिया था पाइथन का। आप लोगों को वैसे भी उसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा, अगर होगा तो अभी तक देख लिया होगा और नहीं तो देख लेंगे आगे। एक चीज़ जो कि हमने पाइथन में पहले नहीं की हुई वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स। तो वो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। बुनियादी तौर पे कुछ ही कॉन्सेप्ट्स हैं और वो कॉन्सेप्ट तो आप पहले देख चुके हैं। सिर्फ यहाँ पे पाइथन में देखना है कि सिंटेक्स कैसे फ़र्क है और सेमेंटिक्स में जो 2-3 जगहों पे फ़र्क है वो यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत है। ठीक, तो पाइथन के हिसाब से ही जाएंगे। जहाँ पे कोई डिफरेंस आएगा पहले से या पीछे वाले को रेफ़र करेंगे तो फिर बता देंगे। पहले ऊपर वाली चीज़ को छोड़ दें और यहाँ से एग्जांपल से शुरू करते हैं। वही हमारी एग्जांपल है। हमने एक क्लास बनानी है पॉइंट की, जिसके अंदर एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक हो गया जी, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो हम जो सिंटेक्स है दैट इज़ क्लास और आगे क्लास का नाम, उसी तरीके से जैसे C++ में था। ठीक है जी, क्लास आगे क्लास का नाम, आगे ब्रेसेस थे तो पाइथन में ब्रेसेस नहीं होते, उसकी जगह पे कोलन और आगे इंडेंट करके जितना भी ब्लॉक आएगा सारे का सारा क्लास की बॉडी हो गई। ठीक है जी, यहाँ तक सही है। तो ये सारी की सारी क्लास की बॉडी है। ठीक है जी, इसके अंदर अगर आपने कोई फंक्शन बनाना है तो हम क्या काम कर सकते थे। हम पहले लिखते थे पब्लिक और फिर पब्लिक चीज़ें लिखते थे, प्राइवेट प्राइवेट चीज़ें लिखते थे, और कुछ आपके पास फील्ड्स होती थी, कुछ मेथड्स होते थे। यही चीज़ थी। ठीक है, तो फील्ड्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। और मेथड का तरीका क्या है, पाइथन में हम फंक्शन किस तरीके से बनाते हैं, हम डेफ लिखते हैं, आगे फंक्शन का नाम होता है और ये क्या कहते हैं इसको, पैरेंथेसिस के अंदर उसके पैरामीटर्स जो होते हैं। डाटा टाइप्स न रिटर्न डाटा टाइप है ना पैरामीटर्स की डाटा टाइप है। वो जो पुरानी बात है पाइथन में कि ना फंक्शन में रिटर्न टाइप होती है ना पैरामीटर्स की डाटा टाइप होती है, तो इस सिंटेक्स के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, वही चीज़ है। यहाँ पे भी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये जो दो वैल्यूज़ हम ले रहे हैं एक्स और वाई, इसका मतलब है कि इस कंस्ट्रक्टर को हमने ओवरलोड किया हुआ है और हमने यहाँ पे उसको कह रहे हैं कि एक्स और वाई दो चीज़ें हमें भेजोगे, क्योंकि इसके बगैर पॉइंट का कोई मकसद नहीं है। ठीक है, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे तो फिर पॉइंट पॉइंट बनेगा, वरना पॉइंट नहीं बनता। तो हमारा कंस्ट्रक्टर, मैं इसको कंस्ट्रक्टर क्यों कह रहा हूँ, वो कंस्ट्रक्टर मैं इसको इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि पाइथन में कंस्ट्रक्टर बनाने का रूल फ़र्क है। C++ में क्या था कि आपकी क्लास का जो नाम होगा वही फंक्शन का नाम होगा, रिटर्न टाइप नहीं होगी, ये रूल था। यहाँ पे रूल फ़र्क है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना है ना आपने, तो बजाय इसके कि हम क्लास का नाम दें, यहाँ पे आपने एक स्पेसिफिक नाम देना है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, इसके शुरू में 2 अंडरस्कोर हैं और आखिर में 2 अंडरस्कोर हैं, तो देयर आर डबल अंडरस्कोर्स, डबल अंडर, इसलिए इसको डंडर फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, इस तरह के और भी होते हैं, डबल अंडरस्कोर समथिंग। कंस्ट्रक्टर जो है दैट इज डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर। ठीक है जी, थोड़ी देर रुके मैं बताता हूँ। ठीक है जी, तो आपके पास यहाँ पे डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर से जो फंक्शन बनेगा दैट इज गोइंग टू बी द कंस्ट्रक्टर। अब ये दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। आप कहेंगे जी वो सीधी सी बात थी तो ये क्यों किया, तो वो सीधी सी बात थी, वहाँ पे कंस्ट्रक्टर ढूंढने के लिए आपको क्लास का नाम पता होना चाहिए था। यहाँ पे आपको अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट देखते साथ ही पता लग गया ये कंस्ट्रक्टर है, तो इसका यहाँ पे ये प्रो है। उसके अपने फायदे हैं, इसके अपने फायदे हैं। ठीक है, लेकिन बहरहाल हम उस बहस में नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इसके आगे जी, इसके आगे जो पैरामीटर्स लिखे हैं उसकी डिस्कशन अभी करते हैं। इसका क्या नाम होता है सर? आप यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आगे कहीं पे आ जाएगा। चलो, इसका नाम है, चूंकि डबल अंडरस्कोर्स है ना, तो इसलिए इसको कहते हैं डंडर फंक्शंस, डबल अंडरस्कोर। तो डबल से डी और अंडरस्कोर से अंडर, DUNDER। इस तरह के और भी होते हैं। ठीक, कुछ देर बाद आ जाएगा एक और भी, नीचे बना हुआ है लेकिन कमेंट आउट किया हुआ, जब आ जाएगा तो फिर बता दूँ। तो डंडर इनिट जो है, या इसको सिर्फ इनिट ही बोलते हैं, लिखा अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर जाता है, लेकिन बोलते हैं इसको इनिट है। तो इनिट इज़ द कंस्ट्रक्टर। लेकिन जब इनिट बोलेंगे तो सिर्फ इनिट मुराद नहीं होगा, ये पूरा कहानी मुराद होगी। ठीक है जी, इसके अंदर आपके पास यहाँ पे 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये एक्स और वाई तो आपको समझ आते हैं कि ये 2 पैरामीटर्स हैं। ठीक है जी, ये सेल्फ भी एक पैरामीटर है, लेकिन ये खास किस्म का पैरामीटर है, और पाइथन के अंदर ये एक जहालत है। जहालत नहीं कहेंगे क्योंकि वो इसको जस्टिफाई करते हैं, लेकिन बहरहाल बाकी दुनिया इसको जहालत कहती है। वो ये है कि आपको याद होगा कि C++ में हमने ये किया था कि जब भी आप किसी भी क्लास के किसी मेथड के अंदर होते हैं और आप उस क्लास के इंस्टेंस को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप क्या वर्ड लगाते थे, कीवर्ड। क्लास के इंस्टेंस के अगर आपने किसी वेरिएबल को एक्सेस करना है तो दिस आप लगाते थे। ठीक है, तो एग्जैक्टली दिस याद है जी सबको। दिस जो काम करता था वो यहाँ पे सेल्फ करता है, दिस की जगह पे सेल्फ है। दिस का भी यही मतलब है ना कि मैं जो इंस्टेंस हूँ, दिस इंस्टेंस, और सेल्फ यानी कि मेरी ज़ात। तो इंस्टेंस के अंदर से अगर आप सेल्फ कह रहे हैं तो दिस और सेल्फ एक ही बात है। फर्क सिर्फ क्या है कि वहां पे दिस आपको फॉर फ्री मिलता था तैयार, आपको कुछ करना नहीं पड़ता था। यहां पे आपको हर जो आपके पास मेथड होगा उसके पहले पैरामीटर के तौर पे सेल्फ लिखना पड़ेगा, तब आपको सेल्फ नीचे
उसकी बॉडी में मिलेगा। बाकी सिमेंटिक्स वही हैं। सेल्फ डॉट करके जो चीज़ करेंगे तो इंस्टेंस की फील्ड्स आपको मिलेंगी। सब में करना पड़ेगा। जी 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 जी, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेल्फ। ये बहुत ज़्यादा आज ख़राब नहीं है, ये ब्लड है ना आज बहुत। कल तक तो ठीक था। नहीं, कल तक तो ठीक था ये, कि नहीं कल भी ऐसा था? सो मेथड के अंदर हम वहां पे लिख देते थे दिस डॉट एक्स, ठीक है। तो दिस डॉट एक्स हम डायरेक्ट लिख सकते थे। यहाँ पे हम दिस की जगह पहली बात है कि सेल्फ लिखेंगे। दूसरी बात ये कि जिस भी मेथड को आपने क्लास का मेथड बनाना है उसके पैरामीटर का पहला पैरामीटर हमेशा सेल्फ होगा। आपने सेल्फ को लिखना है, ठीक है जी। ये मजबूरी है। ये पाइथन वाले इसकी अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं, बाकी दुनिया उसको मानती नहीं है, लेकिन बहरहाल इनके पास अपनी जस्टिफिकेशन है विच इज़ सम वॉट वैलिड। लेकिन बहरहाल उस डिस्कशन में हम नहीं जा रहे। हमें सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि जो मेथड होगा उसके पहले पैरामीटर में आपने सेल्फ लिखना है, बस ये लिखना है, इसमें कोई बहस नहीं है। हर दफ़ा लिखना होगा। ये अक्सर आपसे रह जाएगा, वो एरर देगा, पता चल जाएगा। एरर भी दिखा देता हूँ थोड़ी देर बाद कि वो एरर क्या आता है, ठीक है जी। तो वो एरर भी दिखा देता हूँ ताकि जब वो एरर आए तो आप लोगों को पता चल जाए कि मुझसे सेल्फ रह गया वहाँ पे, ठीक है जी। लेकिन बहरहाल आपने सेल्फ लिखना होगा, और सेल्फ के बाद जितने पैरामीटर उस फंक्शन ने लेने हैं वो आप दे देंगे उसको वहाँ पे। समझ आ गई जी। तो ये इनिट जो है, डंडर इनिट जो है, दिस इज आर कंस्ट्रक्टर। चूंकि ये पाइथन में लिखा गया है इसलिए पहले पैरामीटर के तौर पे मेथड है, चूंकि ये क्लास का, इसको हमें सेल्फ लिखना पड़ेगा, वो बात होगी। उसके बाद इसके दो पैरामीटर्स हैं एक्स और वाई, उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज हमने 0 0 दी हुई है। कोई अगर ना भेजे तो डिफॉल्ट वैल्यूज इस्तेमाल कर ली जाएंगी, ठीक है जी। आगे फिर इस फंक्शन की बॉडी है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि सेल्फ डॉट एक्स। अब सेल्फ क्या करता है, इंस्टेंस के वेरिएबल्स को एक्सेस करता है। तो जब आपने कहा सेल्फ डॉट एक्स, तो अभी तक आप ये देखें कि ऊपर से क्लास में हमने कोई फील्ड बनाई नहीं है, एक्स नामी कोई फील्ड है नहीं। तो फिर हम इसको यूज किस तरह कर रहे हैं, क्योंकि पाइथन में फील्ड्स की डिक्लेरेशन, पाइथन में कभी वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता ही नहीं है। आपने जब इस्तेमाल करना होता है आप शुरू हो जाते हैं इस्तेमाल करने पे। हमने कहा ना एक्स इक्वल टू 5 बगैर डिक्लेयर किए, इसी तरीके से सेल्फ डॉट एक्स भी बगैर डिक्लेयर किए हम इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं, खुद ही बन जाती है, ठीक है। दोबारा सुन लें, सेल्फ डॉट एक्स ये कह रहा है कि मेरे पास जो क्लास है उसकी एक फील्ड है एक्स, उसके अंदर मैंने वैल्यू क्या डालनी है, जो पैरामीटर एक्स मुझे पास किया गया। ये एग्जैक्टली वही चीज़ है कि दिस एरो सैलरी इज इक्वल टू सैलरी, ये वही चीज़ है बिल्कुल। सबर अभी नहीं है ओवरराइडिंग जी। मैं आता हूँ उसी तरफ आता हूँ, मैं उस बात की तरफ आता हूँ। आपका सवाल याद है मुझे, मैं आ रहा हूँ उसी तरफ। तो हमने क्या कहा है कि इस जो क्लास है इसकी फील्ड जो x है उसको क्या वैल्यू दे दो, ये लोकल पैरामीटर x जो मुझे पास किया गया ये उसको दे दो। तो अगर वहाँ से 15 भेजा गया तो फील्ड के x की क्या वैल्यू हो गई 15। इसी तरीके से y की वैल्यू हो गई जो भी y भेजा गया था, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मैंने इंस्टेंस क्रिएट करना है। क्लास बन गई, क्लास का इंस्टेंस बनाते थे हम। वहाँ पे हम किस तरीके से बनाते थे, न्यू के जरिए से भी बनाते थे और बगैर न्यू के भी बनाते थे। यहाँ पे न्यू की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बगैर न्यू के हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। हम क्या लिखेंगे, पॉइंट ब्रैकेट ब्रैकेट। तो इससे क्या होगा, वही सेमेंटिक्स है, कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाएगा। कंस्ट्रक्टर को कितने पैरामीटर चाहिए थे, वो वहाँ पे 3 लिखे हुए हैं, एक सेल्फ, एक एक्स और एक वाई। सेल्फ को तो थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर दें, जब हम बना रहे थे तब चाहिए सेल्फ। ये मैंने आपको कहा था थोड़ा सा गंदा है इसके अंदर, तो ये सेल्फ वो गंदा है, ठीक है जी। सेल्फ बनाते वक्त आप लिखेंगे, पास करते वक्त नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। पीछे रह गए एक्स और वाई, उसकी वैल्यूज़ भी मैंने नहीं दी। क्यों नहीं दी, क्योंकि ऑप्शनल है, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मौजूद है, ठीक है जी। ये जब मैंने बना लिया तो इस पॉइंट ब्रैकेट ब्रैकेट के जवाब में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। इस ऑब्जेक्ट को मैं एक वेरिएबल में सेव कर रहा हूं P1 में। तो वो वाला वेरिएबल जो कि किसी ऑब्जेक्ट को अपने अंदर रखता है उसको क्या कहा जाता है, रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है जी। तो ये P1 जो है ये रेफरेंस वेरिएबल है। हमें कैसे पता चला, इसकी टाइप को पॉइंटर मॉइंटर और वो चीज़, टाइप तो हम डिक्लेयर करते ही नहीं है। हमें कैसे पता चला, क्योंकि आगे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है और ऑब्जेक्ट इसके अंदर चूंकि जा रहा है तो हमें पता चल गया कि ये एक रेफरेंस वेरिएबल है। सो P1 इज ए रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है जी। सही हो गया जी, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, अब अगर हमने इसकी किसी भी फील्ड को एक्सेस करना है तो वही सिंटेक्स है P1 डॉट करके एक्स। एरो मैरो नहीं, एरो को भूल जाए, ठीक है जी। एटलीस्ट इस सेमेस्टर में भूल जाए एरो को, सही है जी। डॉट के जरिए से ही एक्सेस करेंगे। है वो ऑब्जेक्ट, ये P1 रेफरेंस वेरिएबल है और हम रेफरेंस वेरिएबल के आगे एरो लगाते थे, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, हमने कोई सेपरेटर लगाना है ना, तो बस यहाँ पे एरो नहीं है, डॉट है।
ठीक है जी, बात समझ आ गई जी। तो इसेंशियली P1 इज अ रेफरेंस वेरिएबल विच मीन्स दैट इट्स अ पॉइंटर। ठीक है, इसकी शक्ल पॉइंटर वाली नहीं है, पॉइंटर वाला एरो हम नहीं लगा रहे, लेकिन है ये बस पॉइंटर। ठीक हो गया, इसको मैं पॉइंटर कहूँगा भी नहीं, मैं इसको P1 वेरिएबल कहूँगा। मैं इसको जो भी कहूँ, ये किसी एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक बात सही है जी। ओके, तो P1.x जब मैं आउटपुट करूँगा तो मुझे क्या वैल्यू आउटपुट मिलनी चाहिए जी? P1 इज इक्वल टू 0 पूरा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं एक P2 क्रिएट कर रहा हूँ और उसको मैं ये दो x और y की वैल्यूज भेज रहा हूँ। ये नोट करें कि सेल्फ फिर भी नहीं भेज रहा, सेल्फ भेजना आपने कभी भी नहीं है। ठीक है जी, सेल्फ वो खुद सेट करेगा, सेट खुद कर लेगा, लेकिन लिखना आपने ज़रूरी है वहाँ पे। ठीक है, अगेन दैट्स जस्ट सिंटेक्स, एक दफ़ा आदत हो जाएगी तो फिर आपको इसमें ज़्यादा मसला नहीं होगा। सही हो गया जी, किधर है P2? P2 2,4, तो P2.x को भी मैं यहाँ पे आउटपुट कर लेता हूँ। सही है जी, तो क्या आउटपुट आया? P1 इज इक्वल टू 0, P2 इज इक्वल टू 2। यहाँ तक सही है जी बात? ठीक है, कोई मसला तो नहीं है? अच्छा जी, अगर मैं कहता हूँ प्रिंट P2 तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा? C++ में होता था ना कि जो भी हमारे पास पॉइंटर होता था उसका एड्रेस आ जाता था। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या कहता है। ये भी यही कह रहा है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट क्लास का नाम है, उसका ऑब्जेक्ट है एट दिस एड्रेस। ठीक है जी, तो मैं अभी गप नहीं लगा रहा था आपके साथ, ये वाकई पॉइंटर ही है, एड्रेस है ना, ऐसा ही होता था ना एड्रेस वहाँ पे भी। ठीक है, हम ही कहते पॉइंटर नहीं होता, ये पॉइंटर है ना। सही है जी, जी खुद ब खुद इस वजह से बन गया, जिस तरह हम लिखते थे ना x इज इक्वल टू 5, तो x खुद ही इंटीजर हो जाता था। जब हमने इसको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हवाले किया है ना, इसने अगर ऑब्जेक्ट अपने पास रखना है तो इसको पॉइंटर बनना पड़ेगा। जिस तरह 5 रखने के लिए इंटीजर बनना पड़ेगा, 5.2 रखने के लिए फ्लोट बनना पड़ेगा, XYZ रखने के लिए स्ट्रिंग बनना पड़ेगा, इस तरीके से ऑब्जेक्ट रखने के लिए पॉइंटर बनना पड़ेगा। लेकिन ये मेहरबानी करें कि मैं आप लोगों को समझाने के लिए कहता हूँ, जाके दुनिया में ऐलान मत करते फिरें कि पाइथन में पॉइंटर होते हैं। ठीक है, अगले बंदे को समझ नहीं आएगी, फिर वो कहेगा कि आपको पता नहीं है बात का। ये बात समझ आ गई? जॉब इंटरव्यू में अगर आपने ये कह दिया ना कि पाइथन में पॉइंटर होते हैं तो अगला बंदा खफा हो जाएगा फिर। इसलिए ये बात मत करें, मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ कि टेक्निकली ये चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं बस हम फिर आसान अल्फाज में। हालांकि फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ये चीज़ है और इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट वो वेरिएबल कर रहा है। ठीक है, तो टेक्निकल बात भी पता होनी चाहिए और जो आमतौर पर अल्फाज बोलते हैं वो भी पता होनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ तक बात सही होगी? ये P2 इज इक्वल टू 2 कैसे आया? हाँ कैसे आया? ये 2 गया इधर x में, x की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं इस्तेमाल की गई, सेल्फ डॉट एक्स के अंदर क्या चला गया? 2। फिर जब यहाँ पे जाके मैंने कहा P2.x मुझे दो, तो उसके फील्ड की वैल्यू जो थी वो 2 थी, उसने मुझे 2 आउटपुट कर दी। लेकिन जब मैंने पूरा P2 आउटपुट करने की कोशिश की तो मुझे कहता है दिस इज दिस ऑब्जेक्ट एट दिस लोकेशन। सही है जी, आमतौर पर होता यह है कि हम चाहते ही हैं कि इस पॉइंट की मुझे कोई ज़रा बेहतर रिप्रेजेंटेशन मिले ना। हमें पता ना कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, तो अगर मुझे ये दो पैरेंथेसिस के दरमियान में एक्स कॉमा वाई करके दिखा दे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, प्रिंटिंग में कोई प्रिंट सेंसेबल चीज़ मुझे नजर आएगी ना, मैं इसके साथ क्या करूँ? इस एड्रेस के तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप चाहते हैं, गौर से सुने, यू वॉन्ट ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि अगर इस चीज़ को, इस ऑब्जेक्ट को मैंने प्रिंट करना हो तो उसकी कोई स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन होगी। ऑब्जेक्ट चाहे इंटरनली जैसा भी है, उसको अगर किसी ह्यूमन को मैंने रीड करने के लिए दिखाना है तो वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो हमने पॉइंट के लिए निकाल लिया कि एक एक्स कॉमा वाई का पेयर हमें अगर दे दो तो मुझे समझ आ जाएगी। बात समझ आइए? तो द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, या अ स्ट्रिंग, गौर से सुने, द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉइंट क्लास या उसका ऑब्जेक्ट हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। और जब भी आप इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कास्ट करने की कोशिश करेंगे तो उससे वो वाली स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन बना दी जाएगी। ठीक है, अभी अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कास्ट करने की कोशिश करूं तो क्या होगा? वही चीज। देखिए अब स्ट्रिंग आई है ना, सिंगल कोट नजर आ रहा है। ठीक है, तो उसने जबरदस्ती उसको स्ट्रिंग बनाने की कोशिश की, लेकिन वो यूजलेस सी चीज बनी है। हम चाहते क्या हैं कि हम इससे कोई ऐसी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन बनाए जो कि ह्यूमन रीडेबल हो। ठीक है, तो उसका तरीका देखें। एक तरीका तो ये ना कि हम एक फंक्शन बना दें कि गेट ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग, और उसमें हम सेल्फ डॉट एक्स कॉमा सेल्फ डॉट वाई करके भेज दें वापस। ठीक है, बना लेते हैं, कहानी में हवा में क्यों कर रहा हूँ। लेट्स से मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, गेट ह्यूमन रीडेबल। ठीक है, गेट ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि रिटर्न ब्रैकेट प्लस स्ट्रिंग सेल्फ डॉट एक्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, ये आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद तो दोबारा बता देता हूँ कि स्ट्रिंग को आप इंटीजर के साथ डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते, आप उसको स्ट्रिंग में कास्ट करके फिर प्लस करेंगे। ठीक है जी, इस तरीके से सेल्फ डॉट वाई और प्लस ब्रैकेट। तो अगर ये चीज़ हम करें, इसको दोबारा मुझे रन करना पड़ेगा ताकि ये चीज़ चेंज हो जाए,
और मैं यहाँ पे जाके इसको कहूँ P2 डॉट गेट ह्यूमन रीडेबल, तो ये कुछ भी नहीं करेगा, ये एट्रीब्यूट एरर देगा। ज़रा इसको देख लें यहाँ पे मसला क्या हुआ है। मसला ये हुआ है कि क्लास की डेफिनेशन मैंने अभी चेंज की है, क्लास तो नई बन गई है लेकिन P1 और P2 पुराने बने हुए हैं, तो वो पिछली क्लास के ही हैं, उसके अंदर वो चीज़ नहीं थी। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि एट्रीब्यूट एरर, जिसका मतलब है कि ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, तो मैं जाके इसको दोबारा रन कर लेता हूँ, तो अब ये गायब हो जाएगा। मसला समझ आया जी? दोबारा सुन लें, जुपिटर नोटबुक में काम करेंगे तो ये मसाइल आते हैं, इस वजह से इनको शुरू में देख लें साथ, ताकि फिर आप अपनी लॉजिक के साथ लड़ाई कर रहे हो, इसके साथ लड़ाई ना कर रहे हो फिर। ठीक है, हमने चूंकि जुपिटर नोटबुक में कर रहे हैं, अगर आप स्क्रिप्ट में कर रहे हो ना फिर तो ये मसाइल है ही नहीं, वो तो ऊपर से नीचे सारा एक साथ रन होता है। ये चूंकि हम सेल बाय सेल रन कर रहे हैं इसलिए मसला आता है। तो क्लास मैंने रीडिफाइन कर दी, उसके अंदर मैंने एक मेथड डाल दिया, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स पहले से बने हुए थे वो पिछली क्लास के हिसाब से बने हुए थे, तो वो खुद ही नहीं चेंज हो जाते, हमें उनको दोबारा बनाना पड़ा ताकि उनके अंदर भी ये मेथड आ जाए। ठीक है जी, बात समझ आ गई जी? अब इसमें मसला ये है कि ये हर दफ़ा मुझे लिखना पड़ रहा है। ठीक है जी, इसको अब मैं प्रिंट करूंगा तो ये मेरे लिए मुसीबत बनती है। तो आमतौर पे जो भी अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर एक स्पेशल फंक्शन होता है कि जब भी आप किसी क्लास को स्ट्रिंग में कास्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो स्पेशल फंक्शन खुद ही कॉल कर दिया जाता है। जिस तरह हमने कहा ना कि क्लास जब भी आप बनाने की कोशिश करते हैं कंस्ट्रक्टर खुद ही कॉल कर दिया जाता है, इस तरीके से जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कास्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये वाला स्पेशल फंक्शन खुद ही कॉल कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड दैट खुद ही कॉल किया जाने वाला फंक्शन इज ए डंडर फंक्शन कॉल्ड str। ठीक है जी, तो अब ये दो डंडर फंक्शन हो गए, एक इनिट का जो कि कंस्ट्रक्टर होता है, एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर str जो कि स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। बात सही होगी जी? ये काम वही करेगा, एग्जैक्टली वही स्ट्रिंग ये रिटर्न करेगा। अब इससे फायदा क्या हुआ, फर्क क्या बना इससे और इससे, कि अब अगर मैं जाके इसको सिंपली कहता हूं कि प्रिंट P2, तो अब ये देखें स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन मुझे दे रहा है इंस्टेड ऑफ दैट यूजलेस एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया? तो हम हर किस्म की ऑब्जेक्ट की कोई स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आप लिस्ट को प्रिंट करते हैं ना, लिस्ट पकड़ा देते हैं उसको, C++ में हम नहीं कर सक रहे थे, उसमें हम लूप लगा के प्रिंट किया करते थे। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, हम लिस्ट को डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट की क्लास के अंदर एक ये str का डंडर फंक्शन बना हुआ है जो कि पूरी लिस्ट के ऊपर ट्रैवर्स खुद करता है और हमें एक स्ट्रिंग वापस भेज देता है। ये कॉल नहीं करने पड़ते, जिस तरह कंस्ट्रक्टर खुद कॉल किया जाता है जब ऑब्जेक्ट बनेगा, हम कॉल कर सकते हैं लेकिन आमतौर पे हम नहीं करते। जी जी जी, फिर ऐसा होगा जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर वही एड्रेस आपके पास आउटपुट आएगा। ठीक है, और सेल्फ तो ज़रूरी इसलिए क्योंकि हर मेथड का सेल्फ ज़रूरी। ठीक है, मैं ये सेल्फ हटा के ज़रा आप लोगों को रन करके बता देता हूँ ताकि आपको एरर नज़र आ जाए कि एरर क्या होता है। ये देखें एरर क्या दे रहा है, बहुत फजूल किस्म का एरर है। ठीक है, पाइथन के एरर्स बड़े अच्छे होते हैं पहले से मैं कहता हूँ, लेकिन ये बड़ा फजूल है। गौर से देखें एरर क्या कह रहा है, str टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, जो आप एक एक करके आर्ग्यूमेंट्स देते हैं ये 0 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। ठीक है, जबकि एक गिवन था, तो पहली बात तो ये कि मैंने इसको कोई आर्ग्यूमेंट दिया नहीं है। ठीक है, और ये कह रहा है कि एक आर्ग्यूमेंट वाज गिवन। दूसरा ये है कि यहां पे कोई आर्ग्यूमेंट ये लेता नहीं और ये कहता है कि वो बात सही कर रही है। ठीक है, इट टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन 1 वाज गिवन, तो मैंने तो नहीं दिया इसको आर्ग्यूमेंट। वो इसलिए क्योंकि वो सेल्फ जो है वो खुद भेजा है, पाइथन के इंटरप्रेटर ने सेल्फ खुद डाला है और वहां पे उसको रिसीव करने के लिए कुछ नहीं है। बात समझ आइए? इट टेक्स, किधर गया, इट टेक्स 0 आर्ग्यूमेंट्स क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं है, और एक वो सेल्फ जो उसने खुद भेजा है वो वहां पे जाने की कोशिश कर रहा था। तो ये जब एरर आएगा ना, इसको अच्छे तरीके से देख लें कि उधर एक कम होगा और इधर एक ज्यादा होगा, इसका मतलब है आपसे सेल्फ रह गया ऊपर। ठीक है, यहाँ आमतौर पर इसी का एरर होता है। सही हो गया? किसी और जगह पे और भी एरर आता है लेकिन वो आपने कोई बोंगी मारी होगी। इंटरप्रेटर जब भी आप किसी क्लास के मेथड को कॉल करते हैं ना, तो वो सेल्फ उसके अंदर खुद भेजता है उसको। आपने 4 आर्ग्यूमेंट्स दिए थे ना, 5वां वो शुरू में खुद लगा देता है हर फंक्शन में, हर मेथड के लिए यही बात है। कंस्ट्रक्टर के लिए भी था, इस मेथड के लिए भी है, 10 मेथड्स और बनाएंगे, सब जितने भी क्लास के मेथड्स होंगे सब के लिए, चाहे प्राइवेट हो पब्लिक हो, सब के लिए। ठीक है जी, यहाँ तक बात सही होगी जी? ओके, सो अब ये हो गया, तो ये चीज़ सही होगी। यहाँ तक बात सही होगी जी? हमने 2-3 काम किए हैं। हमने क्लास का पहले क्लास का सिंटेक्स देख लिया, क्लास आगे क्लास का नाम कोलन, आगे इंडेंटेड बॉडी आ गई। फिर हमने उसका कंस्ट्रक्टर देख लिया, हमने मेथड कंस्ट्रक्टर बनाना देख लिया, तो मेथड बनाना भी देख लिया। ठीक है, हम लोगों ने स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन क्लास की देख ली, हमने ऑब्जेक्ट बनाना देख लिया और डिफरेंट कंस्ट्रक्टर से बनाना देख लिया, और उस ऑब्जेक्ट की डिफरेंट फील्ड्स को एक्सेस करना देख लिया।
ठीक है जी। एक चीज़ आप जो नोट करेंगे वो ये है कि यहाँ पे कोई पब्लिक हमने नहीं लिखा था, चीज़ें ऑटोमेटिकली पब्लिक है सारी। सेल्फ डॉट एक्स हमने किया है ना, वो तो खैर अंदर से था, यहाँ पे हमने p1 डॉट एक्स किया तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिक था। ठीक है, तो इसकी तरफ थोड़ी देर में आते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स की तरफ थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है जी, बात सही है जी यहाँ तक? सर ये जो न्यू के जरिए हम करते थे काम वो p1 इक्वल टू पॉइंट वो इसके जरिए से हो गया। ठीक है, वहाँ पे ये तरीका भी था, न्यू भी था, दोनों तरीके थे। ठीक है, दोनों से फ़र्क बात बनती थी। यहाँ पे एक ही तरीका है और उससे एक ही बात बनती है बस। ठीक है जी, यहाँ तक बात सही है जी? ओके, उधर वो रन टाइम पे नहीं बनाता था जो न्यू बनाता ये एग्जैक्टली जो न्यू वहाँ पे काम करता था ना, वो यहाँ पे काम ये इस तरीके से हम कर रहे हैं। सिंटेक्स वहाँ पे जो नॉर्मल सिंटेक्स था वो सिंटेक्स नॉर्मल वाला है, यहाँ पे सिंटेक्स नॉर्मल वाला है, काम न्यू वाला है। ठीक हो गया? सब आते हैं, डिलीट की तरफ भी आते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात सही है जी? ओके, जो आपने पूछा था कि इसके अगर हम दोबारा नीचे इनिट लिखें यहाँ पे, ठीक है अली, जो आपने पूछा था कि डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं आपको बता देता हूँ। बाय द वे ये पास को भी देख लें। देखिए मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको साथ इस वजह से बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि हमारे मकासद में से एक मकसद ये भी है कि पाइथन की लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाए इंडस्ट्री स्केल की। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कोड में देखने को मिलती हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, वरना ये STR में अगर आपको नहीं भी बताता तो ठीक है, हमारा काम चलता था। लेकिन इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब देखने को आपको मिलेगी तो आपको समझ आए कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो पास का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखना था लेकिन बस अभी मैं फिलहाल नहीं लिख रहा। ठीक है, पास नहीं होता, सवाल पूछे पास, जो आप लोग अक्सर असाइनमेंट्स पे कर देते हैं। ठीक है, हम असाइनमेंट देते हैं, आप कहते हैं पास। सही है जी, ये और बात है कि फिर हम आखिर में फेल कर देते हैं। एनीवे, सो पास का मतलब ये है कि इसकी कोई बॉडी थी, मैंने नहीं लिखी। अगर मैं सिरे से ना लिखूँ तो फिर क्या होगा, वो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि फिर ये कहता है कि भाई ये वाली जो अगली चीज़ है कुछ तो बॉडी लिखो ना, क्योंकि ब्रेसेस तो है नहीं कि हम एम्प्टी छोड़ दें। ठीक है, बॉडी में कुछ तो लिखना है, तो अगर आपने कुछ भी नहीं लिखना तो फिर लिख देंगे पास। तो पास इज एसेंशियली ए नो ऑपरेशन, NOP, नो ऑपरेशन, के कुछ मत करो। ठीक है, ये असेंबली लैंग्वेज में आप देख लेंगे थोड़ी अरसे बाद। ठीक है जी, तो पास का मतलब है कुछ भी मत करो, लेकिन वो एक कुछ भी मत करो एक इंस्ट्रक्शन होगी तो पाइथन का मुंह बंद हो गया कि अच्छा चलो जी बॉडी है सही मेरे फंक्शन की। एक बात वापस आ जाए जरा, जो मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा था कि डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट जो है वो आपने जब एक दफ़ा ऊपर डिफाइन कर दिया किसी भी सेट ऑफ पैरामीटर्स के साथ, तो अब अगर आप दोबारा करेंगे तो पिछले वाला खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाइथन में ओवरलोडिंग नहीं है। जब भी आप किसी फंक्शन को दोबारा डेफ करते हैं पिछले वाला खत्म। ठीक, आप करें कोई एरर नहीं है, लेकिन पिछले वाला खत्म हो जाएगा। इट्स ओवरराइटिंग नॉट ओवरराइडिंग। ठीक है, अगर आपने एक डेफ किया एक नाम का फंक्शन, दोबारा उसी नाम से दोबारा डेफ किया, वो पिछले वाला ऐसे जैसे आपने लिखा ही नहीं, खत्म। ठीक हो गया जी, लिहाजा आप ये काम नहीं कर सकते। बाकी कहानी आपको पता है कि अगर आपने वो करना है, बनाना है, ऑप्शनल बनाना है, तो वो हमने किया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शनल के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यूज आप इस्तेमाल करते हैं। सही हो गया जी? जी यस, थैंक यू। यहाँ पे हम अगर डायरेक्ट एक्स लिख देते तो क्या मसला था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई लोकल एक्स तो नहीं है। इधर तो चलो एक्स का मसला था ना कि लोकल था और लोकल को हम फील्ड से फ़र्क करना चाह रहे थे। ठीक, यहाँ पे क्या जी, एक सेकंड मैं ये बात पूरी कर लूँ, आपने अगर कोई और सवाल पूछा तो फिर दोबारा पूछ लें। ठीक है, ये ज़रूरी चीज़ थी, रह गई थी बीच में। सेल्फ डॉट एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि पाइथन का तरीकाकार ये है, इसको पाइथन के उसूल में कहा जाता है एक्सप्लिसिट ओवर इम्प्लिसिट। जब भी किसी चीज़ में एम्बिग्विटी आने के चांसेस हो तो पाइथन कहता है एक्सप्लिसिट बात करो, इम्प्लिसिट मत छोड़ो उसको। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स के अंदर चूंकि पॉसिबिलिटी थी कि ये लोकल है कि नहीं है, तो आपने जब भी फील्ड्स को एक्सेस करना होगा यू हैव टू राइट सेल्फ डॉट, चाहे एम्बिग्विटी है कि नहीं है। वहां तो ऑप्शनल था ना, एम्बिग्विटी हो तो फिर दिस लिखो, एम्बिग्विटी नहीं है तो दिस छोड़ सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। अगर आपने फील्ड को एक्सेस करना है या क्लास के मेथड को एक्सेस करना है, यू हैव टू राइट सेल्फ डॉट। ठीक है, ये 5 कीज जो है ये आपकी उंगलियों को आदत हो जाएगी तो ये बड़ी तेजी से लिखे जाते हैं, कोई मसला नहीं होता, लेकिन कोड आपका इससे अच्छा हो जाता है और आपके पास ऑप्शन नहीं है, करना पड़ेगा। ठीक है जी, सो इट्स एक्चुअली अ गुड डिसीजन बाय पाइथन। इसमें मसला नहीं है, इसमें कोई एतराज़ नहीं करता पाइथन पे। ये सेल्फ डॉट एक्स सब एग्री करते हैं, अच्छी बात है, यहाँ पे लिखना चाहिए। इस सेल्फ के ऊपर एतराज़ है, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना जहालत है, वो इस सेल्फ पे एतराज़ है कि भाई बस छोड़ दो ना, ठीक है हम अस्यूम करेंगे कि सेल्फ है, तो पाइथन कहता है नहीं, उसके ऊपर एतराज़ है, इसके ऊपर किसी को एतराज़ नहीं है। ठीक है, ये एकेडमिक डिस्कशंस भी मैं आप लोगों के साथ इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि अब आप लोग डाटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स में हैं। ये अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको पहले बताया, जो कल मैंने तकरीर की थी, वो इसीलिए कि इसमें आप एक वो मैकेनिक और इंजीनियर के दरमियान फ़र्क आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिसीजंस क्यों लिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि कल को यही डिसीजंस आपने भी लेने हैं, फिर अच्छा काम, नया काम बनाने के लिए यही डिसीजंस आपने भी लेने होते हैं। इसलिए ये बहस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आखिर में कोड जब आप देखेंगे तो ये कोड बहुत छोटा सा है, और जब आपको थोड़ी आदत हो जाएगी तो उस पर आप सोचेंगे भी नहीं, फिर खुद ही होगा फिर। ठीक है, 2-3 सेमेस्टर गुजारेंगे ना डाटा स्ट्रक्चर्स में, खुद ही हो जाएगा।
बिल्कुल, जिस तरह x इक्वल टू 5 करते थे दोनों हो जाते थे। पॉइंट का ग्लोबल नहीं कहते, उसको पॉइंट का मेंबर फील्ड कहते हैं, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं जी। लफ्ज़ ग्लोबल का गलत है, पॉइंट के स्कोप में हो जाता है ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट के स्कोप में हो जाता है ये। जी आपने जो सवाल पूछे तब दोबारा पूछें। देखिए ये तो इसके लोकल थे, ये तो ख़त्म हो गए, ये तो फंक्शन की बॉडी ख़त्म, ये ख़त्म, ठीक है, वो तो पता है ना, रूल याद है ना, फंक्शन की बॉडी ख़त्म, लोकल वेरिएबल ख़त्म। यहाँ पे अगर हम x सेल्फ डॉट करके नहीं लिखते तो ये उसको लोकल ही अस्यूम करेगा, और लोकल जब ये उसको अस्यूम करेगा लोकल उसको मिलेगा नहीं तो एरर दे देगा। अगर आपने फील्ड एक्सेस करनी है सेल्फ डॉट लिखना जरूरी है। C++ में उसूल क्या था, लोकल ढूंढो, नहीं है तो फील्ड ढूंढो, नहीं है तो ग्लोबल पे जाओ। यहाँ पे उसूल ये लोकल ढूंढो, नहीं है तो ग्लोबल पे जाओ, नहीं है तो नेम एरर, दरमियान में इंस्टेंस को नहीं ढूंढता वो। ग्लोबल हमने बनाया नहीं है ना, तो उधर भी एरर आ जाएगा, ठीक है। तो सेल्फ डॉट लिखना फील्ड्स के साथ भी जरूरी है, मेथड्स के साथ भी जरूरी है जब आप अंदर से कॉल करेंगे। जी यहाँ पे इधर बिल्कुल इधर जी। दो बातें, पहली बात है कि मुझे याद नहीं कि सिंटेक्स वैलिड है कि नहीं, मैं रन करके देख लेता हूँ लेकिन मुझे याद नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आमतौर पे पाइथन के जो फील्ड्स बनाई जाती हैं ना, वो कंस्ट्रक्टर में बनाई जाती हैं या जहाँ आपको ज़रूरत पड़ जाए वहाँ बनाई जाती हैं, क्योंकि पाइथन का तरीका ये नहीं है कि पहले से डिक्लेरेशंस करो, ठीक है। तो आप ऊपर x = 1 का कोई मतलब नहीं है, जब x को 1 आपने करना हो तब जाके कर देना, पहले से किस लिए कर रहे हैं। इसलिए आमतौर पे अगर ये एरर न भी दे तो ये काम कोई करता नहीं है, इसीलिए मुझे नहीं पता कि एरर है कि नहीं है, करके देख लेते हैं। तो इट्स नॉट एन एरर, लेकिन ये करता कोई नहीं है, ठीक है। फील्ड्स आप आमतौर पे कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाते हैं जिस तरह हमने यहाँ पे बनाई है, या जहाँ ज़रूरत पड़ जाए वहाँ बनाते हैं, ठीक है। C++ का तरीका ये था, जावा का भी तरीका ये है, जिनके अंदर एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन है वहाँ पे तरीका ये है कि ऊपर फील्ड्स लिखते हैं, नीचे मेथड्स लिखते हैं, ठीक है। जो हमने इंट्रोडक्शन भी शुरू इस तरह किया था कि इन्फॉर्मेशन और मेथड्स, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन नहीं है तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे वेरिएबल बना देते हैं। जी जी, बस वो फिर लोकल वेरिएबल होगा। आप अगर यहाँ पे लिख देना दूसरा वेरिएबल कर देते z = 5, तो ये लोकल वेरिएबल है, फंक्शन खत्म, वेरिएबल खत्म, ठीक। नहीं नहीं नहीं, लोकल हो जाएगा ना, सेल्फ का मतलब है फील्ड में नहीं लगाया तो लोकल, और ग्लोबल की तो बात ही नहीं है, सही है जी। असेंबली लैंग्वेज में बड़े ग्लोबल आएंगे, अच्छा उसको बगैर ग्लोबल के करें फिर मैं मानूंगा। एनीवे यहाँ तक बात सही होगी जी, आगे चलते हैं, थोड़े और कॉन्सेप्ट देखते हैं, कोई सवाल हो तो पूछें, अच्छा प्लीज़। दूसरी चीज़ कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन क्या होती है कि एक क्लास के अंदर आपने किसी और क्लास का इंस्टेंस रखना है, ठीक है। कार के अंदर व्हील्स, सही हो गया, वो काम हमने करना है, कंपोज करना है बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक बड़ी क्लास। तो हम एक शेप बनाते हैं और शेप के अंदर क्या होगा, शेप के अंदर पॉइंट्स होंगे। ज़रा तवज्जो यहाँ पे रखें, अच्छा ये चीज़ जो है ये इतनी आसान है कि ये आपको शायद समझने में दुश्वारी हो, बहुत आसान है, ज़्यादा ही आसान हो जाती है। हमने कहा क्लास शेप, उसका कंस्ट्रक्टर है जो कि आपसे पॉइंट्स लेता है। पॉइंट्स क्या डाटा टाइप है हमें नहीं पता, हमें डाटा टाइप नहीं पता होती पाइथन में, ठीक है। ऊपर जिस तरह एक्स की डाटा टाइप हमें नहीं पता थी, पॉइंट्स की डाटा टाइप भी हमें नहीं पता। मैंने सिर्फ क्या कहा कि जो पॉइंट्स मुझे भेजे जाएंगे उसको एक फील्ड के पॉइंट्स में डाल दो, पॉइंट्स नामी फील्ड में डाल दो उसको, बस मेरी शेप बन गई। शेप क्या होती है, शेप इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। ट्राइंगल है आपके पास, तो एक ट्राइंगल का एक डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, ये 3 पॉइंट्स मिलकर एक ट्राइंगल बन गया बस। अब बाकी अब आप उसको ड्रॉ किस तरह करते हैं वो एक अलग कहानी है, ठीक है। आप उसको आउटपुट कैसे करते हैं, आप उसका एरिया किस तरह कंप्यूट करते हैं वो एक अलग बात है, उसके साथ फिलहाल बहस नहीं है। शेप खुद होती क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, उसको हम पॉइंट्स भेजेंगे, ठीक, और वो उसको अपनी फील्ड में रख लेगा, शेप बन गई। अब पॉइंट्स की डाटा टाइप क्या है, अगर मैं इसको 5 भेजूँ तो 5 रख लेगा, दैट्स फाइन। अगर मैं पॉइंट्स को 5 भेजूँ तो ये तो अपने अंदर इंटीजर 5 रख लेगा ना, तो उससे तो शेप ना बनी, वो मेरा कसूर है, मैंने इसको गलत चीज़ भेजी क्यों है, सही है जी। इसको मैं करता हूँ, फिर उसके बाद देखें ज़रा। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स बनाए, एक ट्राइंगल बना रहे हैं, तो P1 = मैंने एक पॉइंट बनाया 5,5, ठीक है। तवज्जो रखेंगे यहाँ पे इस क्लास में, ज़रा मैं ये हवा में काम ज़रा ज़्यादा करूँगा, ठीक है। अब आप लोग बड़े हो गए, ये आपके पास ग्रिड है, ठीक है, ये आपके पास y एक्सेस है, ये आपके पास x एक्सेस है। 5 आगे 5 ऊपर, ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। 5 आगे 10 ऊपर, ये दूसरा पॉइंट हो गया। 10 आगे 5 ऊपर, ये तीसरा पॉइंट हो गया। ये 3 पॉइंट्स हैं आपके पास, राइट एंगल ट्राइंगल है, समझ आ गया जी। 5 5 10 5 5 5 5 10 10 5,
ठीक है जी, ये 3 आपके पास पॉइंट बन गए। ये मैंने यहाँ पे बनाया 5 5 10 5 5 10। ठीक है जी, अगर ये कहानी नहीं समझ रही हवा में तो बस 3 पॉइंट्स हैं ये, सही हो गया। और इनको मैंने एक लिस्ट में रखा। कैसे रखा? एक लिस्ट बनाई, उसका पहला एलिमेंट क्या है? इट्स अ पॉइंट। दूसरा एलिमेंट क्या है? इट्स अ पॉइंट। तीसरा एलिमेंट क्या है? इट्स अ पॉइंट। तो P जो है मेरे पास क्या बन गया? इट्स अ लिस्ट ऑफ 3 पॉइंट्स। और मैंने फिर एक शेप बनाई और उसको जो मैंने कंस्ट्रक्टर को जो एक चीज चाहिए थी, 2 चाहिए थी, एक सेल्फ वो खुद कर देगा, जो पॉइंट चाहिए थे वो मैंने उसको जो भेजे वो क्या भेजे? ये लिस्ट मैंने उसको भेज दी। सो नाउ दिस शेप इज ए ट्राइंगल। ठीक है जी, यहां तक बात सही है? इसको मैं रन करता हूं फिर देखें, यहां तक बात सही होगी जी। अभी अगर हमने इसको आउटपुट करना है तो हम क्या कर सकते हैं? इस शेप का एक डंडर फंक्शन बना सकते हैं जो कि एक एक करके तीनों पॉइंट्स का आउटपुट कर दे। ठीक है जी, लेट्स से सेल्फ लगाना जरूरी है। ठीक है, रेट इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग फॉर आई इन सेल्फ डॉट पॉइंट्स, रेट प्लस इज इक्वल टू, जहां पे समझना है मुझे बताएं, आई डॉट समझ आया क्या हुआ? देखें, सारे पॉइंट्स के ऊपर लूप करो। ठीक है, उस एक की स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन निकालो एक पॉइंट की, उसको स्ट्रिंग में डाल दो और साथ एक डैश डाल दो। जब अगली दफा चलेगा तो अगला पॉइंट और डैश, फिर तीसरी दफा चलेगा तो अगला पॉइंट और डैश। वो एक डैश एक्स्ट्रा आ गया लेकिन खैर उसको छोड़ देते हैं। और लेट्स से बी प्रिंट एसएच ऊपर करता हूँ, एक मिनट टाइप कर लूँ। ठीक है जी, ये समझ आ गई? ठीक है, इस डैश को कैसे हटाएंगे? एक्सेप्शन तो आई नहीं कहीं पे। लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर ये आखिरी वाला हो तो फिर ये काम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आसान तरीका भी एक है, आपको पता है ना, हमेशा आखिर में एक डैश एक्स्ट्रा आएगा। ट्रिम का फंक्शन याद है? तो ट्रिम का फंक्शन ही नहीं याद तो कैसे करेंगे? ट्रिम का फंक्शन आपको जो आखिर से कुछ चीज़ें स्पेसेस रिमूव करता है, लेकिन सिर्फ स्पेसेस नहीं, वो और चीज़ें भी रिमूव कर सकता है। ठीक है, कॉमा हमने एक टाइम पे रिमूव किया था तो हम डैश रिमूव कर सकते हैं। 12 छोड़ें उसको यहाँ पे। एनीवे, ये बात समझ आ गई जी? ठीक है, ओके, चलें आगे। एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस बात को तवज्जो से यहाँ पे सुने, ये उन चंद चीज़ों में से शामिल है जिसकी वजह से पाइथन ने डाटा साइंस के अंदर इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की है। ये उन वजूहात में से शामिल है जिसकी वजह से मैं पाइथन में आपको डाटा स्ट्रक्चर्स करवा रहा हूँ, इसलिए तवज्जो से देखें। क्लास हम ऊपर बना चुके, अभी मैंने ये जब str ऐड किया तो मैंने क्या किया कि मैं वहाँ पे गया और मैंने वहाँ पे जाके क्लास के अंदर _ str को दोबारा लिखा और क्लास को मैंने दोबारा कंपाइल किया। ठीक है जी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्लास बनने के बाद भी आप उसके अंदर फंक्शंस ऐड कर सकते हैं रन टाइम पे। C++ में ये काम नहीं हो सकता है आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा उसके अंदर करते करते। ठीक है, पाइथन में बड़ी आसानी से होता है। कैसे होता है? हम एक नया फंक्शन बनाएंगे और हम ये कहेंगे कि इस क्लास के अंदर इस फंक्शन को ऐड कर लो। करके दिखाता हूँ अभी। एक नया फंक्शन अलग से बनाएंगे जिसका इस क्लास से फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं होगा। जब ये बन जाएगा तो हम इस क्लास को कहेंगे कि भाई अपने अंदर इस फंक्शन को भी रख लो। वो फ्रेंड को तो छोड़ दें, वो तो जालत है एक नंबर की, वो तो आपको याद होगा। फ्रेंड असल में ये होता था, वो ये कहता था कि मेरे अंदर की चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं, है वो बाहर ही, क्लास के अंदर नहीं आता। ठीक है, ये एक्चुअली क्लास के अंदर चला जाएगा। ऐसे ही होगा जैसे आपने क्लास के अंदर यहीं पे लिखा हुआ था। ठीक है, तरीका देखें। हम एक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं प्रिंट पॉइंट्स का, ठीक है, जो कि मैंने ऊपर बना भी दिया है, लेकिन यहाँ पे दोबारा देखें। प्रिंट पॉइंट का एक मैंने फंक्शन बनाया, देख लें, इसका क्लास से कोई ताल्लुक नहीं है, ये क्लास के बाहर है, क्लास की बॉडी खत्म हो चुकी है ऊपर। ये क्लास के बाहर मैंने एक बनाया प्रिंट पॉइंट्स, लेकिन चूंकि मुझे पता है कि मैं इसको कल को क्लास में डालूंगा तो यहाँ पे मुझे सेल्फ लिखना जरूरी है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक फॉर आई इन सेल्फ डॉट पॉइंट्स और प्रिंट आई, मैंने सारे पॉइंट्स को एक एक करके प्रिंट कर दिया। ठीक है, जब ये फंक्शन बन गया तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस क्लास का नाम सबको नजर आ रहा है जी, शेप, जो कि क्लास का नाम है, डॉट प्रिंट पॉइंट्स, यानी कि शेप के अंदर एक नई चीज बनाओ प्रिंट पॉइंट्स, जो कि ये वाला फंक्शन होगा। आप लोगों को याद हो, हमने फिर कहेंगे बार बार उसका नाम लेते हो, लेकिन f = sqrt किया था, याद है? उसका क्या मतलब था कि sqrt नाम का तो एक फंक्शन है, लेकिन f भी हम उसी को कहेंगे आपसे। इसी तरीके से एग्जैक्टली हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्रिंट पॉइंट्स नामी एक फंक्शन तो है, लेकिन उसी को आज से हम शेप डॉट प्रिंट पॉइंट्स भी कहेंगे। तो शेप के अंदर प्रिंट पॉइंट्स नामी एक फंक्शन होगा जो कि यही होगा, बराबर कर दिया उसके साथ। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि ये पॉइंटर्स के तौर पे करेंगे तो आपको समझ आएगी। शेप के अंदर एक चीज है जिसका नाम है प्रिंट पॉइंट्स, एंड दैट इज पॉइंटिंग टू दिस फंक्शन।
विच इज़ एग्जैक्टली द सेम फंक्शन जो कि अभी हमने ऊपर लिखा है। तो अगर आप कहेंगे ना शेप का ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट पॉइंट्स, तो वो यहीं पहुंचेगा। नेम डिफरेंट हो सकता है बिल्कुल, लेकिन आमतौर पे किया इसी तरह जाता है कि आप एक ही रखते हैं आमतौर पे, लेकिन नेम डिफरेंट हो सकता है। गुड क्वेश्चन। सही है जी, बात समझ आ गई जी। तो क्लास बनाने के बाद, डिक्लेयर होने के बाद, सारा किस्सा कहानी करने के बाद भी आप उसके अंदर फंक्शंस ऐड कर सकते हैं, फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। इसकी वजह से क्लास का हिस्सा बना है, लेकिन हिस्सा बनने के लिए ज़रूरी है कि जब हम उसको कॉल करेंगे तो उसके अंदर वो सेल्फ होना चाहिए। तो सेल्फ डालना ज़रूरी था, शर्त है, लेकिन उसकी वजह से नहीं बना। अगर मैं इसको ऐसा ही छोड़ दूँ ना और ये वाली लाइन ना लिखूँ जो सिलेक्टेड है, तो ये अलग से एक फंक्शन होगा जो कि एक पैरामीटर लेता है बस। ठीक है, यहाँ तक सही हो गया जी? ओके जी। किससे कैसे मुख्तलिफ है? जी जी जी, फ्रेंड फंक्शन क्लास की बॉडी से बाहर होता है, सिर्फ वो क्लास की सारी चीज़ें एक्सेस कर सकता है। अगर आपने उस फ्रेंड फंक्शन को कॉल करना है तो आप उस फ्रेंड फंक्शन को कॉल करेंगे, आप क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम डॉट वो फ्रेंड फंक्शन नहीं करेंगे। ऐसे ही होता है ना, डायरेक्ट फ्रेंड फंक्शन का कॉल करते हैं, आप क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके अंदर नहीं जाते। इस फंक्शन को आप क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐसे ही जाएंगे जैसे आप क्लास के किसी भी मेथड को जाते हैं। नीचे कॉल करते हैं, कॉल करता हूँ, फिर देखें ये मैंने जब डिफाइन कर दिया तो अब देखें वो जो एसएच था वो बना हुआ है, वो मैंने दोबारा नहीं बना रहा। ये बात समझ आ रही है? ऊपर मुझे क्या करना पड़ा था, जब मैंने str ऐड किया था मुझे जाके दोबारा से p1 बनाने पड़े थे। अभी मैंने दोबारा बनाया नहीं है और मैं इसको कहता हूँ sh.printPoints, तो प्रिंट पॉइंट्स मैजिकली अपीयर हो गया है उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी, क्योंकि जिस क्लास के हिसाब से इसका ऑब्जेक्ट बनाया गया था उसके अंदर मैंने एक फील्ड ऐड की है रन टाइम पे। जब मैंने रन टाइम पे ऐड की है तो अब ये वही क्लास है, लिहाजा इस ऑब्जेक्ट के पास भी वो वाला मेथड अवेलेबल हो गया है। तो डाटा साइंस वाले करते क्या हैं कि एक क्लास बेसिक सी बनाते हैं, बिल्कुल रूडिमेंट्री सी, ठीक है, जिसको कहा जाता है प्रोटोटाइप। उसके अंदर डाटा डालते हैं और फिर जैसे जैसे एनालिसिस होता जाता है, कभी कहते हैं इसके मीन के लिए एक फंक्शन हम बनाते हैं, तो फंक्शन बनाते हैं, ऐड कर देते हैं, डाटा फिर नहीं लोड करना पड़ता। फिर मोड के लिए बनाते हैं, वो करते हैं, कहीं प्लॉटिंग के लिए एक फंक्शन बनाते हैं, वो ऐड करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ऐड करते जाते हैं, उनका क्लास बड़ी होती जाती है, पावरफुल होती जाती है और काम ऐसे ऐसे होता है, बार बार जाके डाटा लोड नहीं करना पड़ता। बात समझ आ रही है? ये अगर एग्जाम्पल समझ नहीं भी आती तो खैर इसको बात नहीं है, लेकिन ये देखें क्यों से वाली प्लगइन्स इस तरीके से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आपने एक बेसिक सी क्लास बना ली, नया प्लगइन बनाए और उसको डायरेक्ट इधर लोड कर दें। ठीक है, प्लगइन वाली बैच की तरफ थोड़ी देर में अभी आते हैं, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ अभी आते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात सही होगी जी? ठीक है, तो रन टाइम के ऊपर ये चीज़ें, ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि देखें हम करेंगे क्या कि मिसाल के तौर पे हमने लिंक लिस्ट बनानी है, तो हम एक बेसिक सी लिंक लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर कोई फंक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, बस वो एम्प्टी सी एक लिस्ट होगी, कुछ भी नहीं होगा उसमें। फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जी पॉप का ये फंक्शन है, इसको लिस्ट में ऐड कर दो। फिर अलग से पुश का ये फंक्शन है, इसको उसमें ऐड कर दो। प्रिंट का ये फंक्शन है, इसको लिस्ट में ऐड कर दो। तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जो शुरू से पहले दिन से जो मैं आप लोगों के साथ बहस करता हूँ ना कि प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करना होता है, तो दिस मेथड अलाउज यू टू वेरी इजीली एब्जॉर्ब दिस कॉन्सेप्ट कि आपने बड़े प्रॉब्लम को सिरे से कंसिडर ही नहीं करना। हम लोगों ने C++ में क्या किया था कि भाई ऊपर डिक्लेरेशन में वो चीज़ें लिख दो, प्रोटोटाइप में मैं बाद में देखूंगा। ठीक है, तो पहले नाम तो मुझे सोचने पड़े ना मेथड्स के, मुझे मेथड्स तो सोचने पड़े ना कि कौन कौन से मेथड्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे वो किस्सा भी खत्म कर दिया कि चलो जब आपको ज़रूरत पड़े, आपको अचानक ख्याल आ जाए, सुबह उठें एक सुहानी सुबह आपको ख्याल आए कि मुझे ये फंक्शन भी इसमें ऐड करना चाहिए, आप उधर ही जाके रन टाइम पे ऐड कर सकते हैं उसको। ठीक है, और रन टाइम से मुराद है कि इवन आपके अपने सिस्टम को, प्रोग्राम को भी रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, चलते प्रोग्राम के अंदर वो कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह आप लोगों को शायद अंदाज़ा हो, कुछ हार्ड डिस्क इस तरह की होती हैं सर्वर मशीन में कि चलती मशीन के अंदर गड़स करके हार्ड डिस्क लगा देते हैं, इस तरह करके खींच के निकाल देते हैं। ठीक है, तो हम तो USB नहीं निकाल सकते, लेकिन उनके अंदर उसको मेरा ख्याल है हॉट स्वैपिंग कहते हैं शायद, खड़ास करके चलती मशीन के अंदर हार्ड डिस्क लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप चलते प्रोग्राम के अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सही हो गया जी? रेफरेंस वेरिएबल है जी, ये बना हुआ है। ठीक है, इनहेरिटेंस, पाइथन में मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है, मत करें। असल में इतनी कम इस्तेमाल होती है कि मुझे पता भी नहीं था कि कहीं पे होती है। खैर मैं तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट भी नहीं हूँ पाइथन का, लेकिन बहरहाल कहीं इस्तेमाल होते हुए देखी नहीं थी, मेरा ख्याल है कि नहीं है। जब मैं ये लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने वैसे ही पता नहीं क्यों सर्च कर लिया, वरना अभी मैं आपको कह देता कि मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती, फिर कल को आप मुझे कहते कि होती है तो बड़ी ख़राब बेइज्जती हो जाती। तो खैर वो तो इज्जत आनी जानी चीज़ है। लेकिन तो क्लास ट्रायंगल और ब्रैकेट में जिस चीज़ से आपने एक्सटेंड करना है उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे वो एक्सटेंड में एक्सटेंड वाली और कोलन मोलन वाली चीज़ें नहीं है, सिंटेक्स थोड़ा आसान है।
ठीक है, जावा का सिंटेक्स भी अच्छा है और इस सेंस में तो खैर सी प्लस प्लस का सिंटेक्स भी अच्छा है, लेकिन ये वाला सिंटेक्स मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है बिकॉज इट्स वेरी क्लियर। ट्राइंगल एक्सटेंड्स फ्रॉम शेप, ठीक है। बाय द वे जावा भी साथ साथ थोड़ा बहुत बताता जाऊंगा, ना समझ आए तो कोई मसला नहीं है। जावा में इस तरह लिखते हैं क्लास ट्राइंगल एक्सटेंड्स शेप, लफ्ज एक्सटेंड्स का लिखते हैं, तो इट्स वेरी रीडेबल। अच्छा, पास पास मैं आपको पहले बता चुका, ठीक है। तो ये मैंने क्लास बनाई है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्राइंगल में होते हैं पॉइंट्स, वो हम ऊपर बना चुके हैं, इनहेरिटेंस से खुद ही आ जाएगा, ठीक है। टी इज इक्वल टू ट्राइंगल और पी हम जो ऊपर बना चुके थे वैसे ही बन गया। प्रिंट पॉइंट्स का फंक्शन भी हमने ऊपर शेप में डाला था तो वो इसमें भी आ गया। सही है जी, बात समझ आइए। कंटिन्यू आप लूप के बाहर नहीं कर सकते, आई एम फेयरली श्योर। हाँ, कंटिन्यू नॉट प्रॉपरली इन लूप। प्रॉपरली का क्या मतलब है? इम्प्रॉपरली है लूप में, सही। असेंबली लैंग्वेज पढ़ेंगे ना तो कंटिन्यू और पास में आपको फ़र्क समझ आ जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू जो है अभी बता देता हूँ, उस वक्त कहीं पे लिख लो, उस वक्त समझ आ जाएगी। कंटिन्यू जंप है और पास नॉप है। चलें, राइट हो, ये बात समझ आ गई। इनहेरिटेंस हो गई जी यहाँ पे, ठीक है। बाकी कहानी आपको पता है, इनहेरिटेंस से सारी चीज़ें इधर आ जाती हैं। आप ओवरराइडिंग कर सकते हैं, वो यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ओवरराइडिंग कुछ की है यहाँ पे, आ जाएगी नीचे आ जाएगी, ठीक है। कोई नया आपने फंक्शन ऐड करना है, मिसाल के तौर पे गेट एरिया का फंक्शन है, तो जैसा मैंने आप लोगों को सी प्लस प्लस में भी कहा था कि ये सारी कहानी मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट की है, मुझे नहीं पता है किस तरह निकलता है। गिवन 3 पॉइंट्स ये उसका एरिया निकाल सकता है, ठीक है जी। तो ये बस गेट एरिया का फंक्शन है। और ट्राइंगल क्लास के एक नया मेथड बना दो गेट एरिया और वो इस पे सेट कर दो, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही तरीका है, टी डॉट गेट एरिया मैं करूँगा तो ये मुझे एरर देगा, क्यों जी। ये इंस्टेंस मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलिए मैं चेक कर लूँगा, लेकिन 12 इंस्टेंस दोबारा बनाया तो ये चीज़ ठीक हो गई है, शायद इनहेरिटेंस की वजह से कुछ मसला। एनीवे, सो द आइडिया इज दैट यू कैन डू इनहेरिटेंस एंड देन यू कैन डिफाइन न्यूअर फंक्शंस इन दी चाइल्ड क्लास, जैसे पहले करते रहे, इसके अंदर कोई नई साइंस नहीं है, राइट। अगर आपने कोई मेथड ओवरराइड कर दिया और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे ओवररिडन फंक्शन नहीं चाहिए, मुझे पेरेंट के फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है जी। ये चीज़ हमने सी प्लस प्लस में भी नहीं की थी, अभी यहाँ पे देख लें। हमने क्लास बनाई है रेक्टेंगल की, ऊपर वाली चीज़ों को भूल जाए, ठीक है, नई क्लास है, रेक्टेंगल की क्लास है। इसका एक कंस्ट्रक्टर है जो लेंथ और विड्थ आपसे लेता है, एक एरिया का फंक्शन है, एक पैरामीटर का फंक्शन है, पेरीमीटर का सॉरी, एक पेरीमीटर का फंक्शन है और एक इसकी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन वाला फंक्शन है, ठीक है जी, जो कि एल कोलन और लेंथ और विड्थ यहाँ पे आउटपुट करता है, सही है जी। सो दैट्स आवर क्लास रेक्ट रेक्टेंगल 2,4 और प्रिंट रेक्टेंगल करते हैं तो हमें ये स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन उसकी मुझे रेक्टेंगल की दे रहा है, ठीक हो गया जी, यहाँ तक सही है। ये तो सिंपल क्लास हमने बना ली। ये देख लें हर एक के साथ सेल्फ सेल्फ लगा हुआ है, ठीक है। बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तंग करेगा आप लोगों को शुरू में, तो ख्याल रखें। अच्छा जी, फिर इसके बाद मैंने एक स्क्वायर क्लास बनाई है विच इज इनहेरिटिंग फ्रॉम दी रेक्टेंगल क्लास बिकॉज स्क्वायर इज एसेंशियली अ रेक्टेंगल। यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, हम अपने इनिट के फंक्शन के अंदर कोई नया काम नहीं करना चाहते। हम ये कहते हैं भाई जो मेरा पेरेंट इनिट था वही सही था, ठीक है, तो फिर ओवरराइड क्यों कर रहे हो। कभी कभी होता है कि बाकी सब कुछ वो सही था, सब कुछ वो करो और आखिर में एक काम ये एक्स्ट्रा कर दो, ठीक है। तो बजाय इसके कि वो सारी चीज़ आप नीचे कॉपी पेस्ट करें, आप उसी को कॉल कर लेते हैं अपने कंस्ट्रक्टर से। दोबारा सुनिए, आपकी एक क्लास जो कि चाइल्ड क्लास है, उसके अंदर अगर आपने किसी भी मेथड को ओवरराइड कर लिया, मेथड में कंस्ट्रक्टर भी शामिल है, किसी भी मेथड को ओवरराइड कर लिया और आप ये चाहते हैं कि ओवरराइड तो मैंने किया है लेकिन इसके अंदर मैं कुछ और एक्स्ट्रा काम करूंगा, लेकिन जो उसने काम किया था वो पहले कर लो, फिर उसके बाद मैं कुछ और लिखूंगा यहाँ पे, वो भी करो, एक्स्ट्रा काम भी करो। तो उसका तरीका ये होता है कि आप सुपर, जिस तरह होता है ना सेल्फ, मैं, तो सुपर कहते हैं मेरे से बड़ा, यानी कि पेरेंट क्लास, और ब्रैकेट ब्रैकेट इसका ये सिंटेक्स इस तरह बड़ा रेयरली इस्तेमाल होता है, इस तरह से देख लें, पता होना ज़रूरी है लेकिन बड़ा रेयरली इस्तेमाल होता है पाइथन में, ठीक है। और इससे आपको मिल गया अपनी पेरेंट क्लास का इंस्टेंस, और उस इंस्टेंस की अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट को हमने कॉल किया, लेंथ और लेंथ मैंने दोबारा इसको भिजवाई, देखिए मैंने एक लेंथ ली थी क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ये एक चीज़ लेगा, ठीक है। और मैंने कहा कि वही काम करो, सिर्फ फर्क क्या होगा कि उसकी लेंथ और विड्थ की जगह पे दोनों में लेंथ इस्तेमाल कर लो। बात समझ आइए, इस वजह से मैंने कंस्ट्रक्टर ओवरराइड किया है क्योंकि मैं सिर्फ एक चीज़ लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो कि एक ही लेंथ होगी, दो चीज़ें मैं क्यों मांगू जबकि मुझे पता है कि दोनों बराबर हैं।
और मैंने अपने सुपर को कॉल किया, उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और उसको मैंने लेंथ और लेंथ भिजवा दी, यानी कि दोनों चीज़ें लेंथ और विड्थ की जगह पे लेंथ ही भिजवा दी। तो ये एक ऐसा खास किस्म का हमारे पास रेक्टेंगल बन गया जिसकी लेंथ और विड्थ बराबर होती है। ठीक है, जो यहाँ पे बताना मुराद है वो ये है, ये सुपर है। ठीक है, तो सुपर से आप अपने कंस्ट्रक्टर, अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स इस तरीके से, इसके अंदर कुछ और कॉम्प्लिकेशन है मल्टीपल इनहेरिटेंस में, उसमें हम नहीं जाना चाहते क्योंकि उसका कोई मकसद नहीं है। ठीक हो गया जी यहाँ पे जी। इसमें सेल्फ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सेल्फ हमेशा ये कॉल है, ऊपर लिखा है जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं, कॉल में सेल्फ आप नहीं भेजते, वो इंटरप्रेटर खुद भेजता है। तो ये तो आप इनिट को कॉल कर रहे हैं, कॉल करने में सेल्फ वो खुद डालेगा। ठीक है, ये बात समझ आएगी जी। अच्छा सवाल है, अगर सवाल नहीं समझ आए तो पूछें। सवाल ये, इस कॉल में जो लाइन सिलेक्टेड है इसमें सेल्फ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये कॉल है, कॉल में सेल्फ नहीं लिखते। कॉल के टाइम पे इंटरप्रेटर सेल्फ खुद डालता है, डिक्लेरेशन के टाइम पे हम सेल्फ लिखते हैं। ठीक है, इसीलिए लोग पाइथन को गाली निकालते हैं कि डिक्लेरेशन में भी ना डालते तो क्या मसला था। ठीक है, ओके। और इसका अपना अंडरस्कोर अंडरस्कोर str भी है। हमने एक स्क्वायर बनाया और स्क्वायर डॉट एरिया और प्रिंट स्क्वायर जब मैं करता हूँ तो यहाँ पे वही वाला आउटपुट आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे लफ्ज़ एल कोलन से पहले स्क्वायर लिखा हुआ है। सही है जी, यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं जी। इस कोड को प्लीज़ एग्जीक्यूट करके देखेंगे। अच्छा, आज के आज एग्जीक्यूट करके देख लें ताकि ये चीज़ हजम हो जाए। ये देख लें, कोड इतना ज़्यादा नहीं है, कोड थोड़ा सा ही है बस, है ना, इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा। राइट, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म आपको याद होगा हमने उसके ऊपर पूरा एक लेक्चर लगाया था, तो इतना टाइम तो हम नहीं लगाएंगे, बल्कि बिल्कुल ही टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म पाइथन में फॉर फ्री होती है, डाटा टाइप तो होती नहीं है, कैसे ही ख़त्म। सही है जी, पॉलीमॉर्फिज्म आती डाटा टाइप्स के बाद है ना, इसकी टाइप वो होगी और मेरी टाइप वो होगी, फलाना। आप कॉल करें इंस्टेंस के अंदर जो चीज़ पड़ी होगी, अगर चाइल्ड का इंस्टेंस है तो चाइल्ड वाला कॉल होगा, पेरेंट का इंस्टेंस है तो पेरेंट का कॉल होगा, कैसा खत्म। ठीक है, अगर ओवरराइड किया हुआ है तो चाइल्ड का ही कॉल होगा। अगर चाइल्ड ने पेरेंट को कॉल करना है तो इस तरह सुपर के जरिए से फिर उसको कॉल करेगा। सही हो गया, तो पॉलीमॉर्फिज्म इज एसेंशियली ऑटोमेटिक। बात सही होगी। अच्छा, आखिरी चीज़ एक्सेस मॉडिफायर्स, पब्लिक प्राइवेट वगैरह, इसके ऊपर भी हमने काफ़ी टाइम लगाया था। वहाँ पे मैंने आप लोगों को एक बात ये की थी कि ये जो है ये सिक्योरिटी के लिए नहीं है। ये किस काम के लिए है? एक्सेस मॉडिफायर किस काम के लिए होते हैं जी? सिक्योरिटी के लिए तो नहीं है, इनकैप्सुलेशन के लिए या एब्स्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इनकैप्सुलेशन बेहतर लफ्ज़ है, इनकैप्सुलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, सिक्योरिटी के लिए तो है नहीं। मकसद क्या था, ज़रा दोबारा सुने गौर से। मकसद ये था कि ये चीज़ प्राइवेट है, ये मेरी इंटरनल लॉजिक है, अगर आप इसको एक्सेस करेंगे, कल को मैं इंटरनल लॉजिक चेंज करूंगा, आपका कोड खराब हो जाएगा। आप एब्स्ट्रैक्शन को इस्तेमाल करें, इनपुट और आउटपुट को देखें, मेरी इंटरनल लॉजिक में छेड़खानी मत करें, वरना कल को आपको तकालीफ पेश आ सकती हैं, क्योंकि मैं इंटरनल लॉजिक तो चेंज करूंगा, रिफैक्टर करूंगा। ये मकसद था एक्सेस मॉडिफायर का प्राइवेट का। ठीक है जी, प्रोटेक्टेड तो इसलिए था क्योंकि वो चाइल्ड को मिल नहीं रहा था, इसलिए हम प्रोटेक्टेड बीच में डाला। असल मकसद प्राइवेट और पब्लिक का है। पाइथन ये कहता है कि मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि ये वाले फंक्शंस आपने हाथ नहीं लगाना इनको। ठीक है, अगर आप हाथ लगाना चाहते हैं 100 बिस्मिल्लाह लगाएं, कल को खुद ही खफा होगे फिर। मकसद इनकैप्सुलेशन था, मैंने आपको बता दिया कि ये फंक्शन मेरी इंटरनल लॉजिक है, ये फंक्शन बाहर से आप कॉल कर सकते हैं। अब अगर आप इंटरनल लॉजिक वाले फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल करें, आपको इजाज़त है, कोई एरर नहीं है। कल को मैं चेंज करूंगा, आपका कोड ब्रेक हो जाएगा। देयरफॉर देयर आर नो एक्सेस मॉडिफायर्स इन पाइथन। पब्लिक प्राइवेट कुछ भी नहीं है। बाय कन्वेंशन जिस चीज़ को आपने कहना है ना कि मेरी इंटरनल लॉजिक है, उस फंक्शन का नाम आप अंडरस्कोर से शुरू कर देते हैं। तो जो बंदा भी किसी भी फंक्शन को देखेगा और उसका नाम अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है, उसको पता चल जाएगा प्राइवेट किस्म का फंक्शन है, यानी ये इंटरनल लॉजिक है। तो हम उसको कहते हैं प्राइवेट फंक्शन है, वरना वो ऐसे ही एक्सेस हो सकता है जैसे पब्लिकली एक्सेस होता है। लेकिन अंडरस्कोर वाले फंक्शंस को आप समझ जाएंगे कि ये इंटरनल लॉजिक है, उसको मैंने कॉल नहीं करना, कोई पब्लिक प्राइवेट लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ आई? सिक्योरिटी के लिए तो है नहीं ना कि हम कहेंगे जी एनफोर्स करना है। एनफोर्स करने की बात नहीं है, आपने सिर्फ अगले को कम्युनिकेट करना है कि दिस इज माई इंटरनल लॉजिक। इसमें अगर आप काम करेंगे तो कल को आपकी एब्स्ट्रैक्शन खराब होगी जब मैं रिफैक्टरिंग करूंगा तो। ठीक है, बाय नाउ आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ आनी चाहिए, जो बात मैं जुमला बोल रहा हूँ ना, कि अगर आप एब्स्ट्रैक्शन को ख़राब करेंगे और मेरी इंटरनल लॉजिक को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो जब मैं रिफैक्टर करूंगा, रिफैक्टर बता देता हूँ अगर नहीं याद हो, कि इनपुट आउटपुट को छोड़ के इंटरनल लॉजिक को चेंज करना, दैट इज रिफैक्टरिंग। तो अगर मैं रिफैक्टर करूंगा तो आपका कोड ब्रेक होगा अगर आप मेरी इंटरनल लॉजिक के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, तो मत रिलाई करें। ठीक हो गया? पाइथन वही काम इस तरीके से करता है कि जो फंक्शंस अंडरस्कोर से शुरू हो रहे हैं उन पे हाथ मत मारें, बस। अगर करना चाहते हैं कर लें, कल को आपका कोड खराब होगा, मैं जिम्मेदार नहीं। ठीक हो गया?
तो इट्स एज सिंपल एज प्री पेंडिंग योर फंक्शन नेम विद एन अंडरस्कोर और आपके पास प्राइवेट फंक्शंस खुद ही आ जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग खत्म होगी, बस ये इतनी चीज़ है। सही, ठीक हो गया। एक्सेस मॉडिफायर है नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म ऑटोमेटिक है, और इनहेरिटेंस देख लिया आप लोगों ने। ऑब्जेक्ट बनाना है जी, नहीं स्ट्रक्चर के बस क्लास है, वहाँ पे भी हमें मसला यही था ना कि स्ट्रक्चर क्लास में क्या फ़र्क है। फिर हम बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ बनाते हैं, इसमें ये होता है उसमें वो होता है, पब्लिक प्राइवेट का फ़र्क आखिर में निकाला था, वो है ही नहीं यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक हो गया, बात क्लियर है जी यहाँ तक? ओके, अभी गहरी गहरी सांसें मत लें, एक टॉपिक और रहता है कि वो भी करेंगे। चलिए ले लें सांस, लेने क्या फिर अगला काम जी। यूनियंस वगैरह पाइथन में नहीं होती, इन्यूमरेशंस शायद हैं, इन्यूमरेशंस हैं, यूनियंस नहीं है शायद। यूनियंस का इतना कोई खास मकसद नहीं, इन्यूमरेशंस अच्छी चीज़ें हैं, वो इस्तेमाल आपको पता भी होनी चाहिए। आमतौर पे करवाते नहीं, मैंने भी नहीं करवाई, लेकिन इन्यूमरेशंस आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है। ठीक है, छोटी सी चीज़ है, बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन पता होनी चाहिए। इनम्स कहते हैं, यहाँ पे भी इनम से ही होता है मेरा ख्याल। ऑलराइट, एक फाइनल चीज़ जो कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे एक किस्म का रीकैप है। अगेन रीकैप में इसी वजह से मैंने इसको डाला है ताकि आप लोगों के सामने वो बात दोबारा आ जाए। आप लोगों को याद होगा फिबोनाची सीरीज़ हमने की थी 1 1 2 3 5 8 13। ये नंबर इज़ द सम ऑफ पिछले दो नंबर, ये रूल था। फिब ऑफ एन इज इक्वल टू फिब ऑफ एन माइनस 1 प्लस फिब ऑफ एन प्लस 2। ठीक है, यहाँ तक सही होगी? ये हमने बनाया था। दो इसके एल्गोरिथम्स हमने बनाए थे। एक था हमारे पास ऐसा जो कि अपने आप को खुद कॉल कर रहा था, देयरफॉर रिकर्सिव एल्गोरिथम। तो अगर n लेस देन और इक्वल टू 1 था तो हम रिटर्न 1 कर देते थे, तो 0 और 1 के लिए हमने 1 रिटर्न कर दिया। और उसके अलावा हर केस में हमने फिब ऑफ n माइनस 2 प्लस फिब ऑफ n माइनस 1 कर लिया, तो ये ऑटोमेटिकली कंप्यूट करके हमें फिब रिटर्न कर देते थे। ठीक है जी, इसमें आपको याद होगा कि एक बहुत स्लो था और एक बहुत तेज़ था, तो वो कितना था वो भी थोड़ा सा हम यहाँ पे एक नज़र उसको देखना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, वरना ये काम हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, दूसरा जो हमने एल्गोरिथम बनाया था वो ये बनाया था, 3 लाइनें यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। हमने ये काम किया था कि यहाँ पे देखेंगे हवा में, ठीक है जी, 1 और 1, सही है जी। ये जो अब हमने निकालना है, तो इन दो नंबर्स को हम आगे ले आएंगे, तो जो नया, ये अभी b है, ये a है, b यहाँ चला जाएगा, तो b इज गोइंग टू बी इन दोनों का सम a प्लस b, b इज गोइंग टू बी a प्लस b एंड a इज गोइंग टू बी b। जो पहले b था वो a हो जाएगा, और जो पहले कुछ भी नहीं था a प्लस b था वो अभी b हो जाएगा। इंतहाई थके हुए तरीके से मैंने बात दोबारा की है, दोबारा कहता हूँ, मैंने गलत तरीके से किया। ये a है और ये b है, 1 और 1। ठीक है, हमें जो नया b चाहिए वो 2 चाहिए, और जो नया हमें a चाहिए वो 1 चाहिए। आगे चलें, नया b हमें 3 चाहिए, नया a हमें 2 चाहिए, नया b हमें 5 चाहिए, नया a हमें 3 चाहिए। अब सही है जी, ठीक हो गया। तो b की जो वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी a प्लस बी, पुराने a प्लस बी। a की जो वैल्यू होगी दैट इज b। सही हो गया, ठीक है। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 से हमने स्टार्ट किया, फिर हम लूप चलाते रहेंगे, कितने आगे तक जाएंगे उसको बाद में देखते हैं। हम क्या करेंगे, हर स्टेप पे a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा a प्लस बी, यानी कि जो a की नई वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी b, मल्टीपल असाइनमेंट है ये, और b की जो नई वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी a प्लस बी। ठीक है जी, तो ये दोनों एक साथ होती हैं। इसका मतलब है कि b के अंदर जो नई वैल्यू आएगी वो पुराने a प्लस बी होंगे, और a के अंदर जो नई वैल्यू जाएगी वो पुराना b होगा। ठीक है जी, इनको आप अगर सीक्वेंशियली करने की कोशिश करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप कहेंगे ना कि पहले a के अंदर b डाल दो फिर b के अंदर a प्लस बी डालो, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर तो a और b बराबर हो जाएंगे ना। तो ये दोनों इस तरह समझे कि a और b लें, नीचे a और b की नई वैल्यू कंप्यूट करें, फिर असाइन करें। ठीक हो गया, तो पहले किया हुआ है, नहीं तो इसको रन करके समझ लें अपने आप। और आगे हम कितनी दफ़ा जाएंगे, तो अगर हमने फिबोनाची ऑफ 2 निकालना है तो 0 दफ़ा अगर a को हम चलाएंगे तो हम a कहाँ पे खड़ा होगा, फिबोनाची ऑफ 0 पे। एक दफ़ा लूप चलेगा तो फिबोनाची ऑफ 1 पे ये खड़ा होगा, 2 दफ़ा लूप चलेगा तो ये फिबोनाची ऑफ 2 पे खड़ा होगा। तो n टाइम्स हम आगे जाएंगे तो हम फिबोनाची ऑफ n के ऊपर a खड़ा होगा आगे। ठीक है, अगेन इसकी लंबी चौड़ी तफसील रिकॉर्डिंग में मौजूद होगी, वहाँ पे जाके आप फिर देख सकते हैं अगर किसी को याद नहीं है। फिबोनाची निकालना मकसद नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एक लूप के ज़रिए से है और एक रिकर्सिव कॉल के ज़रिए से है। एक काम को सिर्फ एक दफ़ा करता है, यहाँ से शुरू करता है और आखिर तक जाता है। हर फिबोनाची नंबर एक दफ़ा कंप्यूट होता है। दूसरा, हर काम को 50 करोड़ दफ़ा करता है। फिबोनाची ऑफ 4 मैं दोबारा नहीं करूँगा क्योंकि ऐसी 1:30 बजे का टाइम है, लेकिन फिबोनाची ऑफ 4 के लिए 3 और 2 निकालना पड़ता है, फिबोनाची ऑफ 3 के लिए 2 दोबारा निकालना पड़ता है, हालांकि हम पहले वहाँ पे निकाल चुके हैं।
ठीक है। फिर 2 के लिए 1 और 1, और जब फिबोनाची ऑफ 6 होता है तो 5 भी निकालना पड़ता है, 4 भी निकालना पड़ता है, और 5 में भी 4 दोबारा फिर निकालना पड़ता है, और उस 4 में भी 3 और 2 फिर दोबारा निकाल, 3 में भी फिर दोबारा 2 निकालना पड़ता है। ठीक है जी, तो बाकी कहानी आपको याद होगी। तो दिस इज एक्सट्रीमली स्लो, वी जस्ट वांट टू फाइंड आउट हाउ स्लो। ठीक है जी, तो ये दोनों एल्गोरिथम्स है मेरे। फिर मैंने क्या किया है, इनको जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंश्योरेंस के ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तो कुछ शुरू में मैंने 15 तक कर लिया आउटपुट, तो ये दोनों आउटपुट्स आप देख सकते हैं, फिब ऑफ 1 और फिब ऑफ 2 दोनों एक ही नंबर सीक्वेंस प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। वैसे भी सही है, यहाँ पे डाला हूँ। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा है, ज़रा तवज्जो रखें यहाँ पे। वो क्या करता है कि वो एक मुझसे fn एक फंक्शन लेता है, और एक मुझसे लेता है लिमिट। उस फंक्शन को इस लिमिट नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करता है, और हर दफा ये देखता जाता है कि इस फिबोनाची को कंप्यूट करने पे टाइम कितना लगा है। कख भी समझ नहीं आई, दोबारा सुने। अगर लिमिट में 10 है तो ये फिबोनाची ऑफ 1 कंप्यूट करेगा, देखेगा, उस फंक्शन को कॉल करेगा 1 के साथ, देखेगा उसमें कितना टाइम मिला, कितना टाइम लगा, वो सेव कर लेगा। फिर 2 के लिए कॉल करेगा, उसको सेव कर लेगा। 3 के लिए कॉल करेगा, उस टाइम को सेव करेगा। रिटर्न वैल्यू के साथ हमारा कंसर्न नहीं है, जितना टाइम लगा है उसको कंप्यूट करने में वो करेगा। वो कैसे होता है वो भी अभी बता दे, तो पहले फंक्शन की लॉजिक बता रहा हूँ। ठीक है, 10 दफ़ा ये उस फंक्शन को कॉल करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उसको भेजेगा। जब वो 10 कंप्यूट हो जाएंगे तो हमारे पास 10 टाइम्स आ जाएंगे कि हर एक को कंप्यूट करने में कितनी देर लगी है, जैसे पिछले सेमेस्टर में हमने काउंट किया था कितनी बार इस किस्म का हमने वो किया था जी। इसमें अब टाइम है, ठीक है, क्योंकि टाइम हम देखना चाहते हैं कि एक्चुअल टाइम, क्योंकि हम आमतौर पर टाइम के साथ हमारा कंसर्न होता है। ठीक है, ये मैंने वहाँ पे भी आप लोगों को बताया था कि अगले एक कोर्स में जाके फिर ये डिस्कशन आएगी कि वो कौन सा होता है। तो वो कोर्स ये नहीं है, वो कोर्स इससे अगला है, एल्गोरिथम्स का कोर्स है, लेकिन इसके ऊपर बेस चूंकि वो करता है तो यहाँ पे डिस्कशन थोड़ी की जाती है। आप जितने भी डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के कोर्सेज इंटरनेट के ऊपर या किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी के उठा के देखेंगे, उसके अंदर ये वाली डिस्कशन शुरू में की जाती है। पाकिस्तान में तकरीबन हर जगह पे ये वाली डिस्कशन हम एल्गोरिथम्स के कोर्स में जाके करते हैं, शुरू में नहीं करते, लेकिन उसकी एक वजह है, इस वजह से यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको देना चाह रहा हूँ। ठीक है, राइट। ये फंक्शन काम किस तरीके से करता है, इट क्रिएट्स अ लिस्ट। ठीक है, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर वो टाइम्स मैंने जमा करने हैं। लिमिट नंबर ऑफ टाइम्स हम इस लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। हर दफ़ा क्या काम करेंगे, हम इस वक्त का टाइम, वॉल क्लॉक टाइम, इन मिली सेकेंड्स कंप्यूट करेंगे। ये उसकी लॉजिक है। ठीक है, समझ आती है, ठीक है, नहीं आती कोई मसला नहीं है। टाइम आपके पास एक पैकेज है पहले से, टाइम डॉट टाइम आपको टाइम देता है इन आई थिंक माइक्रो सेकेंड्स, उसको आप मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देते हैं। इन सेकेंड टाइम डॉट टाइम आपको सेकेंड्स में देता है, फ्लोट वैल्यू होती है, उसको आप मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देते हैं ताकि आपके पास माइक्रो सेकेंड्स में वैल्यू आ जाए। ठीक है जी, माइक्रो में आ जाए, किसमें, मिली सेकेंड्स में, मिली सेकेंड्स में वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, मिली सेकेंड्स को आप इंटीजर पे वो कर देते हैं ताकि हमें इंटीजर में मिले। मिली सेकेंड्स अगर मुझे पॉइंट्स में आ रहे हैं तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये लॉजिक समझ आती है, अच्छी बात है। नहीं समझ आती तो यूँ समझ लें कि जो वॉल क्लॉक टाइम है उसको वो आपको माइक्रो सेकेंड्स में दे देता है। ठीक है, टाइम कंज्यूम्ड नहीं, जो अभी घड़ी पे जो टाइम है, अभी जो 1:35 है, इसका आपको एक नंबर दे देता है। ठीक है जी, इसको यूनिक्स टाइम कहा जाता है, फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स। सर्च करने ये बहुत जगह पे इस्तेमाल होती है। अगेन देखेंगे, जो मैं आप लोगों को ये बार बार बात शुरू में इस वजह से कर रहा हूँ ये पहले वीक में, ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि ये डिस्कशन आमतौर पे कोर्स में नहीं की जाती है, लेकिन मैं इस वजह से कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ व्हाट इज़ यूज्ड इन द प्रैक्टिस। जब भी आप किसी भी किस्म का कोई सॉफ्टवेयर लिखेंगे ना, आपके बॉस ने आपको कहना है कि भाई वो कितना टाइम ले रहा है, तो आप जाके यही 4-5 लाइनें कोड की लिखेंगे। ठीक है, यही 4-5 इसी तरह की होगी, कोई फ़र्क नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, तो एक दफ़ा यहाँ पे देख लें तो आगे जाके ये सवाल आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ठीक हो गया, हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, fn ऑफ आई, जो भी फंक्शन हमें भेजा गया था उसको हम कॉल करेंगे, उसको आई भिजवा देंगे। उसने जो भी वैल्यू रिटर्न की, मेरा उसके साथ कोई काम नहीं, मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने उसको किसी वेरिएबल में सेव भी नहीं किया। ठीक है, वैल्यू मुझे नहीं चाहिए। मैं फिर दोबारा जाके जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर जाके मैं दोबारा वॉल क्लॉक टाइम निकालूंगा और दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दूंगा, मुझे पता चल जाएगा कितने मिली सेकेंड्स लगे। ठीक है, तो टाइम कंज्यूम निकालना कोई बड़े साइंस नहीं है। वॉल क्लॉक टाइम अभी देख लें, आपने स्टॉप वॉच चला दी, ठीक है, और बंदे को भगाया कि जाओ 100 मीटर रेस भाग के आओ। ठीक है, वो भाग के जब आ गए, इस धुएं में उसका बेड़ा गर्क हो गया, तो फिर उसके बाद आपने स्टॉप वॉच को स्टॉप किया और देख लिया कि टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स कितने लगे, यू गेट द टाइम कंज्यूम। ठीक है, तो टाइम टेकन इज इक्वल टू एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। तो ये 1 2 3 लाइन है, इसी तरीके से सारी उम्र आप करते रहेंगे। ठीक है, कंप्यूट करने के लिए, अनलेस यू वांट नैनो सेकंड्स, उसमें कुछ और करना पड़ता है। और एल डॉट अपेंड टाइम टेकन, ये फंक्शन समझ आ गया जी। ओके, लिमिट 30 रखते हैं। ठीक है, क्योंकि 30 से ऊपर हालात ख़राब होंगे थोड़े से। फिब 1 पहले भिजवाता हूँ, उसको लिमिट वही 30 भिजवाऊंगा। फिब 1 टाइम्स की एक लिस्ट मेरे पास आ जाएगी जिसके अंदर फिब 1 के जो टाइम कंज्यूम्ड है वो सारे होंगे। ठीक है, फिर फिब 2 उसको भिजवाऊंगा, वो वही काम करेगा और जाके मेरे पास फिब 2 टाइम्स के अंदर यही चीज़ आ जाएगी।
ठीक है, सही हो गया जी। ज़रा एक तवज्जो से इस बात को सुने, यही काम मैं ऐसे भी कर सकता था कि इस फंक्शन लिखने की जगह पे मैं यही सारी बात एक दफ़ा लिख लेता फिर 1 के लिए, फिर दूसरी दफ़ा लिख लेता फिर 2 के लिए, ठीक है, कर सकता था ना मैं। लेकिन ये फंक्शन मैंने इस वजह से बनाया ताकि आपको ये बात समझ आए कि जब भी कोई काम आपने 2 दफ़ा भी करना होगा उसके लिए फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। और अगर आपने फंक्शंस भी किसी फंक्शंस को पास करने हैं तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, सीधी सी बात है। ये फिर 1 मैंने पहले एक फंक्शन, इस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, एक फंक्शन है मेरे पास कंप्यूट टाइम्स का जो कि पहले पैरामीटर के तौर पे एक फंक्शन लेता है। तो एक फंक्शन को कॉल करते हुए मैं फंक्शंस भिजवा सकता हूँ, और फंक्शन को अगर मैं फंक्शन कॉल करके भिजवाऊँ और वो जवाब में कोई फंक्शन कंप्यूट करके मुझे वापस भेज दे तो भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं वैसे ही आप लोगों को तंग कर रहा हूँ लेकिन हो सकता है ये, कहते हैं हमने सुना ही नहीं है तो हमें कैसे तंग कर रहे हो। ये कंप्यूट हो गया, फिर 1 के टाइम्स को जरा सा देख लें तो ये फिर 1 ले रहा है 0,0,0,0,0 बड़ी दूर तक तो ये 0 मिली सेकेंड दे रहा था, लेकिन उसके बाद जब शुरू हुआ है तो फिर इसके हालात थोड़े ख़राब हैं, ठीक। फिर 2 टाइम्स 0,0,0,0,0,0, ठीक है, फ़र्क पता चल गया। लेकिन इससे हमें उसकी ज़रा को वज़न पता नहीं चल रहा कि इन दोनों के अंदर फ़र्क कितना है। आपको पता लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, 229 तक अचानक ये चला गया है, लेकिन आखिर कितना ज़्यादा है, तो वो कितना ज़्यादा समझने के लिए आपको कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है। और आज का वो आखिरी चीज़ है जो कि मैं आपको बताता हूँ, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड द होल कोड फॉर दिस, लेकिन इट्स अ वेरी गुड टूल अगर आपको आता है। मैंने अभी जो आप लोगों के मशीन लर्निंग में किसको पढ़ा रहा हूँ, बैच 16 को, सीनियर 16 है अभी, 16 को मैं पढ़ा रहा हूँ, उनसे मैंने पूछा कि आपको पाइथन आती है, तो पूरी क्लास में एक बंदे को भी नहीं आती। हालांकि कल आपने देख लिया कि कितना टाइम लगता है पाइथन सीखने में, उनको भी मैंने ये कहा कि यार मैं करा दूंगा, ठीक है, तो 3-4 लेक्चर तो इसमें मैं गुजार दूंगा, खैर मज़ा करेगा, सही है। तो कहने का मतलब ये कि ये वो चीज़ें जो कि आप आसानी से सीख सकते हैं, तो यहाँ पे क्लास में इस वजह से करवा रहा हूँ कि आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाए। तरीका क्या है, एक आपके पास टूल है जिसको कहते हैं मैटप्लॉटलिब, सही है जी, मैटप्लॉटलिब। मैट इज़ फ्रॉम मैट्रिक्स एंड प्लॉट इज़ फ्रॉम प्लॉट और लिब इज़ लाइब्रेरी, ठीक है। इसको आप इंपोर्ट इसी तरीके से करते हैं। ये 1901 के ज़माने का है, इस वजह से इसके अंदर थोड़े से नेमिंग की कन्वेंशन में मसाइल हैं। आप कहेंगे इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब.py, प्लॉट चूँकि बहुत बड़ा नाम है तो इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं एज PLT, ठीक है, ऐसे हमें शॉर्टकट मिल गया, ठीक हो गया जी, ओके। मैटप्लॉटलिब जो है वो जुपिटर नोटबुक के लिए नहीं बनाया गया था, तो ये बाद में जब आया तो उन्होंने कहा कि अगर आपने मैटप्लॉटलिब के बनाए हुए प्लॉट्स को, ये प्लॉट्स बनाएगा हमारे लिए, ठीक है, एक प्लॉट बनाएगा हमारे लिए, अगर आपने उसको जुपिटर नोटबुक में शो करना है तो ये एक मैजिक कमांड होती है, ये आप दे देते हैं। पर्सन से जो चीज़ शुरू होती है जुपिटर नोटबुक में, उसको मैजिक कमांड कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब सिंपली ये है कि मैटप्लॉटलिब जो प्लॉट बनाएगा उसके लिए एक नई विंडो नहीं खोलनी, इधर ही दिखा दो मुझे। अगेन यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड इट, बट ये इसी तरीके से लिखा जाता है जुपिटर नोटबुक में। अब हम क्या करेंगे, हम एक फिगर बनाना चाहते हैं, सो अ प्लॉट इज अ फिगर। प्लॉट और ग्राफ में फ़र्क समझते हैं, कंप्यूटर साइंस में जब ग्राफ कहा जाता है तो उससे वो चीज़ें मुराद होती हैं जो कि नोड्स होती हैं और उनके दरमियान में एजेस होते हैं, जिस तरह फेसबुक का फ्रेंड्स का ग्राफ होता है एक, ठीक है, उसको ग्राफ कहते हैं। जिस चीज़ को आप लोग ग्राफ पेपर के ऊपर बनाते रहे उसको हम प्लॉट कहते हैं, ठीक है जी। तो अ प्लॉट इज़ अ फिगर हियर, ठीक है। हम एक प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने बनाई एक फिगर, उसका एक्स एक्सेस का लेबल है, ये सिंपली हमने इसको कह दिया इसकी स्ट्रिंग है फिब ऑफ एन। एक्स एक्सेस पे लेबल क्या होगा, फिब ऑफ एन। नहीं भी लगाएंगे तो कोई आपके पीछे पुलिस नहीं आती है, लेकिन लेबल्स लगाने चाहिए, इस वजह से मैं पहले से ही लगा के बता रहा हूँ आपको। वाई लेबल क्या होगा, टाइम इन मिली सेकेंड्स, फिब ऑफ एन टाइम इन मिली सेकेंड्स, सही हो गया जी, ओके। PLT.plot, इसको आप एक लिस्ट पकड़ा देंगे, ये खुद ही प्लॉट कर देगा। आपने इसको एक लिस्ट दी है ना, तो एक्स की जगह पे वो 0 1 2 3 4 खुद ले लेगा, और वहां पे आपके लिए जो भी प्लॉट की जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज प्लॉट कर देगा, ठीक है। और उसी फिगर के अंदर ही अभी आपने कह दिया PLT.plot फिब 2 टाइम्स, तो फिब 1 को भी प्लॉट कर देगा एक लाइन और फिब 2 को भी प्लॉट कर देगा, तो 2 लाइंस आपके पास यहाँ पे प्लॉट हो जाएंगी, ठीक है जी। और फिर हमने इसको कह दिया कि इसको शो कर दो। तो अब देखें ऊपर जो आपको लिस्ट दिखाई दी और इसके अंदर जमीन आसमान का फर्क क्यों है, वैल्यूज तो एक ही हैं। यहां पे आपको फर्क नजर आ रहा है कि देखें इसका मुंह किस तरफ है। जब आपको विजुअल चीज नजर आती है फिर आपको पता चलता है कि पहला वाला कितना थका हुआ एल्गोरिथम है, ठीक है। तो वो इतना थका हुआ है कि अब आप देखें इसका मुंह इतना ऊपर की तरफ है कि अगर आप इसको एक पॉइंट भी आगे करेंगे तो इसने कितना ऊपर जाना है, ठीक है। फिर एक पॉइंट और ऊपर करेंगे तो वो कितना ऊपर जाएगा। इस वजह से मैंने 30 की आगे फिर हरकत नहीं की है, ठीक है। हाँ ये और बात है कि मैं बाय द वे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये ट्यूटोरियल है realpython.com के ऊपर, मैटप्लॉटलिब की बड़ी अच्छी गाइड है। मैटप्लॉटलिब की मैंने कल आपको कहा नहीं, आपको नहीं कहा था, किसी और क्लास में कहा था नहीं। सो मैटप्लॉटलिब की डॉक्यूमेंटेशन बड़ी थकी हुई है, राइट। तो ये 40 के लिए मैंने पहले से रन किया था और आप देख सकते हैं शक्ल इसकी तकरीबन उसी तरह है, लेकिन ये वाई एक्सेस के ऊपर देखें, दिस इज 20,000 और ये वही 0 के 0 पे ही बैठा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको देखना चाहें तो ये देखें, ये 0 पे, ये नहीं हिला 0 से, क्यों, क्योंकि हर चीज़ को एक दफ़ा कंप्यूट कर रहा है।
और वो एक्सपोनेंशियली उसको ज़्यादा वो कर रहा है। ठीक है जी, तो ये जो चीज़ है इसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। गौर से सुने लफ्ज़ ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ का मतलब ये कि जैसे जैसे आप इसको ज़्यादा काम करने को कहेंगे तो इसकी ग्रोथ टाइम कितना ज़्यादा ये लेगा। ठीक है, अगर आप इसको काम दुगना पकड़ाते हैं तो आए ये दुगना ही टाइम लेता है या 4 गुना ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है जी, तो ये तो बहुत ही बड़ा जाहिल है। लेकिन ऑर्डर ऑफ ग्रोथ का क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे आप काम ज़्यादा देंगे इसको तो इसका टाइम जो है उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज होगा या नहीं उस प्रोपोर्शन से भी कम इंक्रीज होगा। जैसे हम दूसरे वाले को काम ज़्यादा दिए जा रहे हैं लेकिन वो वही उतना ही टाइम ले रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने मुझे एक फाइल दी थी तो मैंने 1 सेकंड लिया तो 2 फाइलों पे 2 सेकंड, नहीं। वो कहता है एक फाइल देते हो कि 100 फाइलें देते हो, मैं वही 1 सेकंड ही लूँगा। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? बात मैंने थोड़ी सी गलत की है, बाद में आपको पता चल जाएगी, लेकिन तकरीबन ये हमें इस तरह लग रहा है जैसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हम उसको कितना ज़्यादा काम दे रहे हैं। बात समझ आ गई जी? ठीक है, तो इसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। और एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स का जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में कोर्स है उसके अंदर सारी की सारी डिस्कशन होती ये है कि आपके पास कौन सा एल्गोरिथम कितना स्लो काम करता है, किस एल्गोरिथम को कितना ज़्यादा अगर हम दें तो वो टाइम कितना ज़्यादा लेता है, रैम कितनी ज़्यादा लेता है। आउटपुट आती है जो सेकंड्स लिख के जी 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 वो देखिए दो चीज़ें। एक ये है कि हम बैठ के एनालाइज करें कि कितना, ये तो हमने एक्चुअली इसको टाइम कंप्यूट कर लिया ना कि एक्चुअली टाइम लगा कितना। हमें ये करने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभार हम एग्जीक्यूट करने से पहले भी कह सकते हैं कि इसको कितना टाइम लगेगा। हम एनालाइज करके कोड को देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ के लिए हमें इस कोड को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसके बगैर भी ये बना सकते हैं, जो कि आप एल्गोरिथम्स के कोर्स में फिर बनाएंगे। ठीक है जी, क्लियर होगी जी? यहाँ से बात समझ आई है? तो ये ऑर्डर ऑफ ग्रोथ से सिर्फ मुरादी कि जब भी आप कोई डाटा स्ट्रक्चर बनाएंगे या कोई एल्गोरिथम बनाएंगे तो आपके जहन में एक बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ होनी चाहिए कि ये आखिर कितना टाइम लेगा। हम उसको क्लास में स्टडी नहीं करेंगे लेकिन कभी कभी उसकी हिंट आ जाएगी कि भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्लो है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेमोरी लेती है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेमोरी नहीं लेती। ठीक है, समझ आ रही बात की? जिस तरह कल मैंने, बस ये बात मैं ख़त्म करता हूँ आखिरी बात करके, कि कल मैं वो बेटी अपनी को वो करवा रहा था असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखने थे। तो पहले तो वो अम्मी उसकी जो है उसने कहा कि मुझे तो नहीं समझ आ रही इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में, उसमें केजी में अभी मुझे नहीं पता केजी में असेंडिंग डिसेंडिंग क्यों समझा रहे हैं उसको, लेकिन बहरहाल चूँकि होमवर्क था तो करवाना है। तो उन्होंने कहा मेरे वाले कर दिए कि इसको समझाओ, बड़े प्रोफेसर होना, चलो समझाओ इसको। तो बहरहाल उसको जो तरीका मैंने बताया, मैंने कहा ये सारे नंबर हैं, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला नंबर सबसे बड़ा है, इसको नीचे ले जाओ, मारे जाके लिख दो, इसके ऊपर एक कांटा लगा दो। दूसरा नंबर लो, दूसरा नंबर नीचे ले जाओ, उसके ऊपर एक कांटा लगा। तो इस तरीके से बहरहाल हो गया कि इस तरीके से कुछ खुआर होकर असेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसमें हमने किया क्या है, पहली लिस्ट अपनी जगह पे है और दूसरी मैंने कॉपी बनाई है। सॉर्ट करना आसान है। ठीक है, अगर मैं कहूँ नहीं इसी लिस्ट के अंदर ही सॉर्ट करो अब इसको, तो सबसे बड़ा तो मैंने निकाल दिया, इसको मैं कहाँ लेके जाऊँ? ठीक है, सबसे पहली वाली जगह पे लेके जाऊँ, उसको कहाँ लेके जाऊँ? उसको इसकी जगह पे लेके आऊँ तो हो सकता है वो इससे बिल्कुल छोटा हो, इसको मैं गलत जगह पे क्यों ले आया हूँ? ठीक है, तो बहुत सारे मसाइल इसके अंदर आ सकते हैं। बात समझ आइए? तो अगर आप ये कहें कि जी मैं रैम डबल लूँगा तो फिर इनको सॉर्ट करना बहुत आसान है। आप कहीं नहीं रैम डबल नहीं लोगे भाई, ये 10 मिलियन की लिस्ट है, 10 मिलियन और रैम में आपको जगह नहीं मिल सकती, इसी जगह पे इसको सॉर्ट करो, फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को सारों को यहाँ पे लाइन में खड़ा कर दें हाइट के हिसाब से और फिर कहें कि जी अब इनको सॉर्ट अगर किया जाए तो किसी और जगह पे अगर करेंगे तो आसान हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला इधर आ जाए, उससे वाला इधर आ जाए, उससे इधर आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं वहीं खड़े खड़े आपस में शफल उनको करना पड़े तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये ट्रेड ऑफ होता है कि अगर तो आपने रैम ज़्यादा इस्तेमाल करनी है तो फिर हो सकता है आपका टाइम कम लग जाए, टाइम बचाना है हो सकता है रैम ज़्यादा लग जाए। कुछ एल्गोरिथम्स इस तरह के होंगे जो कि टाइम भी कम लेंगे रैम भी कम लेंगे, तो वो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन वो बड़े रेयर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से जो आपकी डिस्कशन शुरू हो रही है ना, वो ये हो रही है कि कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन से एल्गोरिथम्स हैं। एल्गोरिथम्स के सब्जेक्ट में फिर ये डिस्कशन होती है कि कौन सा किस टाइम पे अच्छा है। अगर आपके पास रैम ज़्यादा है तो वो वाला इस्तेमाल करें, रैम कम है टाइम ज़्यादा है वो वाला इस्तेमाल करें, दोनों चीज़ें नहीं है तो ताला लगाएं और घर जाएं।